अच्छा ठीक, मेरा नंबर है आपके पास? मुझे कॉल कर लेना कि 10 मिनट के लिए आने वाले थे, बल्कि 5 मिनट का काम है, थोड़ी सी डिस्कशन है। ठीक, थैंक यू। अस्सलाम वालेकुम जी। जी जनाब, मेरी आवाज आ रही है? प्लीज। वालेकुम सलाम। जनाब जनाब, क्या हाल चाल है आपके? सर अल्हम्दुलिल्लाह। अभी लोग आ रहे हैं, ज्वाइन कर रहे हैं, तो हम थोड़ा इंतजार कर लेते हैं। जी सर, अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम जनाब, क्या हाल है? ठीक ठाक सर फाइन, अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का शुक्र है। सर हाउ आर यू सर, हाउ इज द फैमिली एंड एवरीथिंग सर? माशाल्लाह। जी, बिल्कुल ठीक ठाक, सब बिल्कुल ठीक ठाक है। प्लेयर सर, यू आर क्वाइट ऑडिबल सर, कोई डिस्टॉर्शन नहीं है, कोई कुछ नहीं है, ऑल वेल माशाल्लाह। अच्छा, जबरदस्त जबरदस्त जी, A1। अच्छा जी, और कितने लोग हो गए? 12 लोग हैं। अच्छा जी, मैं तो थोड़ा सा जूम के साथ इतना ज्यादा मेरा इस्तेमाल नहीं है, तो आई डोंट नो, आपको स्क्रीन नजर आ रही है? जी, आप लोगों को स्क्रीन नजर आ रही है? यस यस सर, सर आ रही है। फुल स्क्रीन है?
Yes sir, full screen है sir. अच्छा वंडरफुल, फुल स्क्रीन। राइट जी। अच्छा जी, ऐसा है कि हम इसमें थोड़ा सा नॉर्म सेट कर लेते हैं। मैं भी थोड़ा जूम के साथ इतना ज्यादा फ्लुएंट नहीं हूँ। अपना माइक आप लोग जब बोल नहीं रहे तो ऑफ रखें, ताकि वो जो डिस्टरबेंस वगैरह आती रहती है वो ना आए। मैं भी इधर से कोशिश करता हूँ, लेकिन जब मैं म्यूट करता हूँ तो सारे म्यूट हो जाते हैं। तो इसका मतलब है कि आप लोगों ने अगर बोलना है तो लाजमी बात है कि आपके पास उसकी होनी चाहिए परमिशन। तो इन केस अगर शोर ज्यादा हुआ मैं म्यूट कर दूंगा सबको, अदरवाइज ये खुला हुआ है, आप सब बोल सकते हैं। आप अपने अपने माइक को जरूरत के मुताबिक ऑन कीजिएगा, और बिला वजह ऑन ना रखें। उसकी वजह यह है कि आप लोगों के जो बैकग्राउंड में नॉइज वगैरह होगी उससे फिर सारे लोग डिस्टर्ब होंगे। जी हमारे पास 16 लोग आ गए हैं। हम देखते रहेंगे, बीच में अगर कोई मजीद लोग आते हैं तो हम उन्हें एंटरटेन कर लेंगे। ओके जी, मेरा ख्याल शुरू किया जाए। एक मिनट आप लोगों को, ओके, कैन यू सी मी? Sir, you are visible sir. Yes, sir, we can see you. अच्छा वंडरफुल जी, वंडरफुल। आई कांट सी माई सेल्फ, मुझे नहीं पता क्या देख रहे हैं आप। अच्छा जी, ऐसा है कि आज का जो वेबिनार है वो खास तौर पे, ये सॉरी इसके ऊपर टाइटल गलत लिखा गया, इट कुड हैव बीन, अच्छा जी, मैं इन जनरल एजाइल प्रोजेक्ट मैनेजमेंट के ऊपर बात करूंगा। वेटिंग रूम में कौन है जी? एडमिट ऑल, 3 लोग और आ गए। मैं एजाइल प्रोजेक्ट मैनेजमेंट पे इन जनरल बात करूंगा, और उसमें मैं आपके साथ डिस्कस करूंगा सारे एजाइल मेथड्स, या जो भी स्क्रम बॉडीज हैं जो भी एजाइल की सर्टिफिकेशन देती हैं। खास तौर पे हम फोकस पीएमआई एसीपी के ऊपर करेंगे, क्योंकि हम उसके कोर्स की बात कर रहे हैं। एंड आई विल टेक योर क्वेश्चंस के, अगर आप लोगों को कुछ है कि ये एसीपी क्या चीज है, इसकी क्या इंपॉर्टेंस है, उसके ऊपर बात करेंगे। तो पहली बात तो ये है कि एजाइल जो है इस वक्त राइजिंग ट्रेंड है मार्केट का। एवरीबॉडी आज के दौर में, आई डोंट नो रिकॉर्डिंग हो रही है कि नहीं हो रही है, कहां से पता चलता है? Sir, recording हो रही है, ऊपर मेंशन है हमारे पास। अच्छा ठीक है, ओके। तो एजाइल जो है आज का राइजिंग ट्रेंड है प्रोजेक्ट मैनेजमेंट में। अब जो ट्रेडिशनल प्रोजेक्ट मैनेजमेंट जिसको हम वाटरफॉल कहते थे, वो तकरीबन खत्म होती जा रही है। बल्कि इस वक्त करंट जो सिचुएशन है वो ये है कि 50-50 हाइब्रिड टाइप का मॉडल चलता है, ट्रेडिशनल का और एजाइल का। अब एजाइल का वर्ड आया तो सॉफ्टवेयर इंडस्ट्री से है। लाजमी बात तौर पे इसके ऊपर जो जरूरत महसूस हुई इनिशियली, वो सॉफ्टवेयर इंडस्ट्री में से इसको महसूस किया गया, और लाजमी बात है कि वो काफी अरसे से इसके ऊपर काम कर रहे हैं। लेकिन काफी अरसे से मेरा मतलब ये नहीं है कि ये कुछ सेंचुरी से चल रहा है। एजाइल के ऊपर ये कोई पिछले 15-20 साल की कहानी है सारी। मतलब अगर बहुत ज्यादा इसका आप कहेंगे जी इसका कंसेप्शन ऑफ आइडिया हुआ होगा तो वो 25 साल पहले हुआ होगा। मगर ये कि ये मतलब 25 साल पहले नहीं, मतलब फर्स्ट टाइम 75 में थोड़ा सा इसके ऊपर जिक्र हुआ था। उस जमाने में जो मुझे याद है, एजाइल तो नहीं कहते थे,
उस जमाने में और नाम थे, रैपिड एप्लीकेशन डेवलपमेंट, जॉइंट एप्लीकेशन डेवलपमेंट। मगर इस बात की जरूरत उस वक्त महसूस होनी शुरू हो गई थी कि कस्टमर की नीड्स के मुताबिक हम कैसे अपने आप को एडजस्ट करें, क्योंकि कस्टमर तो कहता है कि मेरा काम जिस तरह मैं कहता हूँ उस तरह से करें। वो कहता है जी चेंजेस हैं, चेंजेस बताता है आपको, आपको वो चेंजेस भी इम्प्लीमेंट करनी पड़ती हैं। और इसके ऊपर काफी जो डेवलप करने वाले लोग हैं, जो प्रोजेक्ट करने वाले लोग हैं, वो इस पे बहुत माइंड करते हैं कि जनाब ये क्या बात है कि स्कोप एक दफा एस्टेब्लिश हो गया है तो अब हमें बार बार चेंज क्यों करके दिया जा रहा है। पहली बात तो ये है कि आप लोगों ने सुना होगा कस्टमर इज द किंग। असल बात वही है। अपना अपना अपने सर अपना माइक बंद करें, अपना माइक बंद करें। ओके, तो मैं बात कर रहा था कि एजाइल की जो बेसिक स्पिरिट है वो है कस्टमर इज द किंग। कस्टमर को ये इजाजत होनी चाहिए, फ्लेक्सिबिलिटी है ना जी, हम उसके ऊपर ये रिस्ट्रिक्शन नहीं लगा रहे कि जी कॉन्ट्रैक्ट में ये लिखा हुआ है इसलिए हम तो यही करेंगे, या अब आप कोई तब्दीली नहीं बता सकते। बात है कि इसके ऊपर बहुत सी रिजेंटमेंट होती है। बेशक काम करने वाले के लिए मुश्किल जरूर है कि जी बार बार तब्दीलियां आ जाती हैं, इस तरह तो काम नहीं होगा। मैं समझता हूं कि हमारे एंड के ऊपर, प्रोजेक्ट करने वाले के एंड के ऊपर ये मसले हैं, बट एट द सेम टाइम आप कभी थोड़ी सी एम्पैथी एक्सरसाइज करें और चेक करें कि कस्टमर की क्या प्रॉब्लम है। कस्टमर अपने आप को बयान भी कर सकता। मैंने जी माइक ऑफ कर दिया क्योंकि लोग बिला वजह बीच में प्रॉब्लम आ रहा है, फिर तो समझ नहीं आएगा लोगों को। कस्टमर जो है उसका भी पॉइंट ऑफ व्यू देखें। देखें, कस्टमर को अमूमन पता नहीं होता कि क्या करना है, उसको ब्रॉडली अपनी रिक्वायरमेंट का पता होता है। और ये आपका काम है कि जब आप रिक्वायरमेंट गैदर करने जा रहे हैं तो आप उसका इम्तिहान ना लें, बल्कि आप उसकी मदद करें रिक्वायरमेंट्स एस्टेब्लिश करने में। ये कोलैबोरेटिव एफर्ट होगी तो काम बनेगा, अदरवाइज इस सारी एफर्ट का कोई फायदा नहीं है। अगर आपने एक पार्टी ही बन के कस्टमर के साथ इंटरेक्ट करना है और फिर बाद में लड़ाई झगड़े की रीजंस ढूंढनी है और फिर लड़ाई झगड़ा कर रहे हैं तो फिर काम तो नहीं होगा। और काम के अंदर जहां तेज काम होने होते हैं, जहां पे इमरजेंसीज होती हैं, वहां इन चीजों के लिए टाइम नहीं होता। तो ये सोच आई कि हमें अपना जो तरीकाकार है काम करने का, जो सोच है हमारी, वो ही बदलनी पड़ेगी। तो एजाइल मैनिफेस्टो में वो सोच बदली गई। एजाइल मैनिफेस्टो और उसके प्रिंसिपल्स के बारे में थोड़ी सी बात करेंगे। उसके बाद मैं आपको मुख्तलिफ स्क्रम बॉडीज जो इस वक्त मार्केट में चल रही हैं उनके बारे में बताऊंगा। वैसे तो सिर्फ स्क्रम ही नहीं, एजाइल की भी बहुत सी बॉडीज हैं। एजाइल की बॉडीज में और बहुत सी मेथोडोलॉजीज एजाइल की हैं स्क्रम के अलावा। लेकिन मैं इतना बताता चलूं कि स्क्रम चूंकि सबसे आसान और सबसे ज्यादा इस्तेमाल होने वाली मेथोडोलॉजी है, इसलिए इसका चर्चा ज्यादा है और इसी की ज्यादा बॉडीज हैं। एजाइल की भी चंद एक हैं, बल्कि कुछ एजाइल के मेथड जो हैं या मेथोडोलॉजीज जो हैं वो ऑर्गेनाइजेशंस ने कस्टमाइज अपनी अपनी बनाई हुई हैं, बड़े पुराने जमाने से वो इस्तेमाल करते हैं, लेकिन उनकी पॉपुलैरिटी शायद कुछ निस्बतन कम होती जा रही है। खैर जी, तो हम जो एजाइल की बात करते हैं पीएमआई के पर्सपेक्टिव में, तो वो ये कहता है कि एक ब्रॉड अंडरस्टैंडिंग आपकी होनी चाहिए तमाम मेथोडोलॉजीज के साथ। तो जब हम कोर्स करेंगे तो मैं आपको वो तमाम मेथोडोलॉजीज का ओवरव्यू दूंगा। अभी हम यहाँ एजाइल मैनिफेस्टो और प्रिंसिपल्स को डिस्कस करेंगे, स्क्रम की बॉडीज को और फिर डिफरेंट सर्टिफिकेशंस को। बल्कि स्क्रम बॉडीज के साथ साथ ही मैं उनकी सर्टिफिकेशंस को भी डिस्कस करूंगा। एजाइल सर्टिफाइड प्रैक्टिशनर जो पीएमआई की सर्टिफिकेशन है, इसको मैं थोड़ा ज्यादा एम्फेसिस करूंगा। और इसके अलावा एक और चीज पे भी मैं एम्फेसाइज करूंगा, ACP will smoothen your way for another PMI certification series, जो कि रिसेंटली एजाइल का एक पूरा सिस्टम है जो पीएमआई ने एक्वायर किया है, उसके बारे में भी जिक्र होता है। और फिर हम इंशाल्लाह कंक्लूड करेंगे और आपके
क्वेश्चंस मैं लेता रहूंगा। आई डोंट नो, यहाँ पर मुझे आदत नहीं है। हैंड कैसे रेज कर सकते हैं आप? हाँ, कोई हैंड रेज करके बताएंगे जी? हाउ वुड आई नो कि आप कुछ कहना चाह रहे हैं? मुस्तफा, आप जरा, कैन यू रेज योर हैंड एंड शो मी? जी बिल्कुल ठीक है, मुझे पता चल गया। तो जिस तरह इन्होंने हाथ खड़ा किया, आप लोगों को अंदाजा होगा। तो आप लोग जब भी कोई क्वेश्चन हो और बीच में आप चाहते हो कि मैं आपके सवाल का जवाब दूं, तो आपका सवाल सुनूं, तो आप हाथ जरूर खड़ा कर लीजिए ताकि मुझे पता चल जाए। उसके अंदर भी थोड़ी दिक्कत हो सकती है क्योंकि बहुत ज्यादा लोग हैं, तो मैं एक विंडो में सबको नहीं देख रहा, मैं देखता रहूंगा। अभी जैसे काजी उस्मान ने हाथ खड़ा किया हुआ है, ये मुझे नजर नहीं आ रहा था। लेकिन जी उस्मान, आप बताइए, आपका माइक मैं ऑन कर दूं? एक मिनट। जी काजी, अच्छा माइक खुल गया आपका? सर, मैं यहाँ से ऑन कर सकता हूँ, कोई इशू नहीं है। अच्छा अच्छा, चलें ठीक है, बोलिए फिर। सर कोई क्वेश्चन फिलहाल नहीं है, आई वाज जस्ट चेकिंग कि हैंड रेज कैसे ओके रेज ओके, थैंक यू। और मुस्तफा मलिक, आप भी हाथ अपने खड़ा किया हुआ है, कैन यू स्पीक मुस्तफा? अच्छा चलें जी, मेरा ख्याल है ये प्रैक्टिस तो खैर होगी। आई एम थोड़ी बहुत इसमें डिफिकल्टी जरूर हमें हो सकती है, लेकिन ये है कौन है जी? ये लोग मुसलसल आ रहे हैं। ओके राइट। अच्छा जी, मैंने आपको ब्रॉडली बता दिया कि हम क्या क्या कवर करेंगे। सबसे पहले आई विल शो यू कि एजाइल मैनिफेस्टो क्या है और किस तरह से दिखता है। ये आपके सामने मैनिफेस्टो है। बेसिकली ये एजाइल सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट के लिए बनाया गया था, लेकिन ये बुनियाद है। मतलब यूं समझ लीजिए कि ये वो माइंडसेट है जिसके ऊपर बाकी तमाम मेथोडोलॉजी, स्क्रम और सब कुछ बना हुआ है। चूंकि ये सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट के लिए था, इसलिए कुछ लोगों ने इसमें थोड़ी थोड़ी अमेंडमेंट कर ली है। जो सॉफ्टवेयर रिलेटेड आइटम्स थे उनको थोड़ा चेंज कर लिया है। लेकिन अगर आप समझने की कोशिश करेंगे तो आपको अंदाजा होगा कि बुनियादी तौर पे ये एक सोच है, ये सिर्फ सॉफ्टवेयर के लिए कोई चीज नहीं है। अब जरा ये गौर कीजिएगा, ये 4 पॉइंट्स हैं, इसकी जो 4 वैल्यूज हैं एजाइल की। एजाइल मैनिफेस्टो कहता है जी कि इंडिविजुअल्स एंड इंटरेक्शंस ओवर प्रोसेसेस एंड टूल्स। मतलब जो लोग हैं और उनके ताल्लुकात हैं वो हमारे लिए प्रोसेसेस और टूल्स से ज्यादा मुकद्दम है। याद रखिएगा, ये नहीं कहा गया कि प्रोसेस और टूल्स बेकार हैं या उनको नहीं इस्तेमाल करना या उनको नहीं फॉलो करना। उनको फॉलो करना है, लेकिन अगर लोगों की जरूरत है, लोगों के इंटरेक्शन की वजह से हमें उन चीजों को चेंज करने की जरूरत पड़ती है, प्रोसेस और टूल्स को, तो वी विल वेलकम दैट। अब ये जो हमारी आम सोच है उसके बिल्कुल खिलाफ है। हम कहते हैं बस ये जी एसओपी बन गई है, इसी के मुताबिक काम करना है। तो वो चीज जो है यहाँ हमें बदलनी पड़ेगी कि हम आसानियां पैदा करने के लिए बैठे हुए हैं। हम दूसरों के लिए कोई कानून नहीं लागू कर रहे कि जी ऐसा ही होगा तो होगा, नहीं तो नहीं होगा। इवन मैं यहाँ तक कह रहा हूं कि कॉन्ट्रैक्ट साइन होने के बाद भी वी आर कंप्लीटली फ्लेक्सिबल, वी वेलकम चेंज। दिस इज व्हाट इज द स्पिरिट ऑफ एजाइल। और इसमें मुझे पता है इख्तलाफात हो सकते हैं, लेकिन उसके ऊपर बात हो जाएगी। दूसरा पॉइंट है वर्किंग सॉफ्टवेयर ओवर कॉम्प्रिहेंसिव डॉक्यूमेंटेशन। अब चूंकि हम सॉफ्टवेयर तो नहीं बना रहे, तो हम इसको कह देते हैं वर्किंग डिलीवरेबल। जो भी चीज हम प्रोजेक्ट का, हमेशा कोई ना कोई डिलीवरेबल होता है, कोई प्रोडक्ट, सर्विस या रिजल्ट होता है। वट एवर दैट डिलीवरेबल इज, दैट इज मोर इंपॉर्टेंट देन द कॉम्प्रिहेंसिव डॉक्यूमेंटेशन। अगेन मैंने ये नहीं कहा कि कॉम्प्रिहेंसिव डॉक्यूमेंटेशन
ना करो या करो ही ना, डॉक्यूमेंटेशन ही ना करो, कतई नहीं कहा। शुरू शुरू में जब ये एजाइल की बातचीत होती थी और हम कभी सेमिनार वगैरह कंडक्ट करते थे, तो लोगों का यही पॉइंट होता था कि एजाइल में तो डॉक्यूमेंटेशन होती नहीं है। तो मैं उन्हें ये बताया था कि ये बात नहीं है कि डॉक्यूमेंटेशन होती नहीं है, बात ये है कि हमारा फोकस ज्यादा प्रोडक्ट की तरफ है। हम प्रोडक्ट को वर्किंग हालत में देखना चाहते हैं, हम ये नहीं चाहते कि आप पैरालिसिस थ्रू एनालिसिस में चले जाएं, मतलब डॉक्यूमेंट्स बनाते रहें, काम कोई ना करें। तो काम करना मेजर है और सिर्फ बेयर एसेंशियल डॉक्यूमेंटेशन जिसकी जो हमारी जरूरत पूरी कर दे उतना डॉक्यूमेंटेशन करना है। और वो भी मतलब उसके भी तरीके हैं कि उसको किस तरह ज्यादा विजुअल बनाया जा सकता है, बजाय इसके कि लंबी लंबी डॉक्यूमेंट्स बनाई जाएं, फोल्डर के फोल्डर भर दिए जाएं। उसके बजाय ऐसा कोई तरीका हो कि डॉक्यूमेंटेशन सबकी नजरों के सामने रहे हर वक्त, जो डेटा जिसको चाहिए वो उधर ही से पिक कर ले, बजाय इसके कि वो डॉक्यूमेंट्स ढूंढता फिरे और उसमें से निकाले। तीसरा पॉइंट है कस्टमर कोलैबोरेशन ओवर कॉन्ट्रैक्ट निगोशिएशंस। जैसे मैंने कहा कि बेशक कॉन्ट्रैक्ट की अहमियत अपनी जगह पर है, कॉन्ट्रैक्ट निगोशिएट किया जा सकता है, उसके अंदर बातें हैं, लेकिन हमारी ज्यादा इंपॉर्टेंट हमारे लिए कस्टमर के साथ ताल्लुकात हैं, उसके साथ कोलैबोरेशन है। उस कोलैबोरेशन से हम बड़े मसले हल कर सकते हैं, इवन कॉन्ट्रैक्ट्स भी रीनिगोशिएट हो सकते हैं। आप ये ना कहें कि जनाब चूंकि कॉन्ट्रैक्ट में ये लिखा हुआ है इसलिए हम तो आपसे बात भी नहीं करेंगे, हम तो आपकी कोई बात भी नहीं सुनेंगे। ये बिल्कुल डिफरेंट सोच है, ये हम नहीं चाहते। एजाइल की सोच ये है कि कस्टमर इज द किंग, कस्टमर को आपने वेलकम करना है, जो वो कहता है उसकी बात को सुनना है। मैं अभी ये नहीं कह रहा कि आपने उसकी बात को मान लेना है, मैं कह रहा हूं कि उसकी बात को सुनना है, उसके बाद उससे कोलैबोरेट करना है और फिर मिलके फैसला करेंगे कि आया कि ये चीज हो भी सकती है या नहीं हो सकती, भले वो कॉन्ट्रैक्ट में ना हो। क्योंकि कस्टमर कह रहा है कि मुझे ये जरूरत है, तो कॉन्ट्रैक्ट किसके दरमियान है? मेरे और कस्टमर के दरमियान। अगर वो एक एडिड रिक्वायरमेंट डाल रहा है तो ही विल बी रेडी टू पे फॉर इट। अगर वो पे नहीं कर रहा तब मुझे प्रॉब्लम हो ना। जब वो खुद कह रहा है कि यार ये मेरा काम है, मैं ऐसे नहीं ऐसे करवाना चाहता हूं, तो आपको क्या तकलीफ है? इसी तरह जो चौथा पॉइंट है वो है रिस्पॉन्डिंग टू चेंज ओवर फॉलोइंग अ प्लान। हम क्या करते हैं कि प्रोजेक्ट लेते हैं, पहले उसका एक डिस्क्रिप्टिव प्लान बना लेते हैं अच्छी तरह से, उसके बाद हम कहते हैं अब तो सुई भी नहीं हिल सकती, उसको हम बेसलाइन कर लेते हैं और हम उसके ऊपर ही अमल पैरा होते हैं। और अच्छा, आम प्रोजेक्ट्स में भी चेंज मैनेजमेंट का प्रोसीजर तो है, लेकिन उसको हम बड़ा कंट्रोल्ड रखते हैं, हम चेंज बिला वजह एक्सेप्ट नहीं करते। यहाँ पे हम ये कह रहे हैं कि जरा थोड़े से फ्लेक्सिबल हो जाएं, चेंज को सूंघ भी लें। अगर आपको लगे भी कि चेंज का इम्कान है तो आप पॉजिटिवली उसको एड्रेस करें, बजाय इसके कि कबूतर की तरह आंखें बंद कर लें और कहें कि नहीं चेंज तो कोई भी नहीं है, और जब तक कोई इसकी प्रॉपर रीजंस नहीं बनेंगी तब तक मैं चेंज के बारे में सोचूंगा भी नहीं। मैं आपको तरीके बताऊंगा जिससे हम ये सब कुछ कर सकेंगे, मगर ये वो बुनियादी 4 पॉइंट्स हैं जिनके ऊपर फिर बेस करके इन्होंने 12 प्रिंसिपल्स बनाए, और उन 12 प्रिंसिपल्स में बातें और ज्यादा वाजे हो जाती हैं। ये जनाब वही आपका एजाइल मैनिफेस्टो, ये है जी वो 12 प्रिंसिपल्स। अब ये आप गौर कीजिएगा कि वो जो 4 असूल थे, 4 वैल्यूज थी, उन्हीं 4 वैल्यूज को एक्सप्लॉइट करने के लिए या फर्दर एक्सप्लेन करने के लिए ये 12 प्रिंसिपल्स हैं। मैं एक एक प्रिंसिपल आपके साथ डिस्कस करता जाता हूं। कहता है जी कस्टमर सेटिस्फेक्शन बाय रैपिड डिलीवरी ऑफ यूजफुल सॉफ्टवेयर। सॉफ्टवेयर की बात हो रही है, आप सॉफ्टवेयर ना समझिए, आप डिलीवरेबल समझ लीजिए। कस्टमर को सेटिस्फाई करना जरूरी है। वो तो एक अलग बात है कि वो चेंज के लिए कहे और हम कहें यस सर वेलकम, वो एक अलग बात है। वो कहता है कस्टमर को जल्द अज जल्द ज्यादा से ज्यादा वैल्यू जनरेट करके दें ताकि वो सेटिस्फाइड हो। तो यहाँ पे हम ये असूल इस्तेमाल करते हैं कि जो भी पूरा काम है उसमें से
हायर वैल्यू या हायर क्रेडिट के जो जॉब्स हैं जो पहले किए जा सकते सकते हैं, तो उनको पहले करने की कोशिश की जाए, क्योंकि कस्टमर को तो हमने कहा है आप जब जहां से जो मर्जी चेंज कर लें, लेकिन अगर हम शुरू में ज्यादा वैल्यू के काम पकड़ लेंगे और उससे वैल्यू जनरेट करके कस्टमर को देंगे, तो कस्टमर इस बात से बड़ा खुश होगा कि ना सिर्फ ये कि इसने मुझे कहा है, खुला ओपन ग्राउंड दिया है कि जो मर्जी चेंज कर लो, लेकिन मुझे ये थोड़े अरसे में ज्यादा वैल्यू भी दे रहा है। तो मैं हाईएस्ट वैल्यू अर्लीस्ट डिलीवर करने की कोशिश करता हूं। मैं उसके तरीके के ऊपर भी आता हूं कि वो कैसे मुमकिन है। फिर वेलकम चेंजिंग रिक्वायरमेंट्स इवन लेट इन द डेवलपमेंट। हम आम प्रोजेक्ट मैनेजमेंट में कहते हैं कि जितनी तब्दीली की रिक्वेस्ट लेट आएगी उतना महंगा पड़ेगा। यहां हमने उस सोच को बंद कर दिया। हमने कहा नहीं, चेंज इज ऑलवेज वेलकम एंड हमें इससे भी कोई तकलीफ नहीं है कि चेंज अभी आ रही है या प्रोजेक्ट के एंड पे आ रही है या मिड में आ रही है। लेट को भी हम उसी तरह से वेलकम करेंगे। आपके जहन में सवालात होंगे कि यार ये कैसे हो सकता है, लेकिन ये अभी आप देखेंगे कि ये सब कुछ आपको मुमकिन नजर आएगा। तो एक तो हमने वेलकम चेंज की और हमने कहा कभी भी। फिर कहते हैं जी वर्किंग सॉफ्टवेयर इज डिलीवर्ड फ्रीक्वेंटली, वीक्स रादर देन मंथ्स। अब सॉफ्टवेयर की बजाय फिर डिलीवरेबल को ले लीजिए कि हम जो चीज डिलीवर कर रहे हैं, जो अल्टीमेटली जो डिलीवर करना है, उसके लाजमी बात है कि वो ओवरऑल डिलीवरेबल तो सब कुछ नहीं होता। उस डिलीवरेबल के अंदर फिर आप फेज, आम प्रोजेक्ट में भी फेजेस बनाते हैं, फेज वाइज डिलीवरी करते हैं। लेकिन यहाँ पे वो ये कह रहा है कि हम डिलीवरी ज्यादा ऑफन करेंगे। जब वो कैसे करेंगे? हम पहले करते थे फेजेस के अंदर डिलीवरी। फेज होती थी 3-3, 6-6 महीने लंबी। तो इसका मतलब है कि 3-3, 6-6 महीने के लिए कस्टमर के साथ इंटरेक्शन बंद। हम कहेंगे जी ये हम फेस कर रहे हैं, अभी हम तंग ना करें नहीं तो ये फेस खराब हो जाएगी। तो हमने क्या किया, मैं वही जो आपको बता रहा था कि हाल ये निकाला कि हम फेजेस के हिसाब से काम ही नहीं करेंगे, बल्कि हम इतने छोटे छोटे सेक्शंस बना देंगे, 2-2, 3-3 हफ्ते में आप सेक्शंस बना देंगे। और फेज कभी भी टाइम बाउंड नहीं होती थी, फेजेस वर्क बाउंड होती थी कि जो काम है वो एक फेज में जितना काम होना है वो हो जाएगा तो फेज खत्म हो जाएगी। टाइम बेशक उसका होता था लेकिन वो कम या ज्यादा भी हो सकता था। अब हम ये कह रहे हैं कि टाइम फिक्स है 2 या 4 हफ्ते, लेकिन काम फिक्स नहीं है। इस से कि मैंने 2 हफ्ते की आइटरेशन बनाई है, इस 2 हफ्ते में जितने काम हो गए हम उनकी डिलीवरी दे देंगे। राइट? इसका मतलब है कि अगर आपकी आइटरेशन 2-2 हफ्ते की है, हर 2 हफ्ते बाद आप कुछ ना कुछ कस्टमर को दे रहे हैं, उसको शो कर रहे हैं। इससे ट्रांसपेरेंसी भी बढ़ती है और इससे उसकी सेटिस्फेक्शन भी बढ़ती है और उसको पता भी चल रहा है मुझे वैल्यू मिल रही है। और शुरू में मैंने जैसे आपको पहले पॉइंट में कहा कि वैल्यू भी हम ज्यादा देने की कोशिश कर रहे हैं। फिर वर्किंग सॉफ्टवेयर इज द प्रिंसिपल मेजर ऑफ प्रोग्रेस। मतलब बजाय इसके आप कहें तुम काम अच्छा नहीं कर रहे हो या कोई और मसला, आप जज करेंगे तो डिलीवरेबल के पॉइंट ऑफ व्यू से करेंगे। डिलीवरेबल अगर ठीक नहीं है तो बात करें। ठीक है जी। टीम को हम मुकम्मल आजादी देते हैं कि तुम जब जैसे और जो काम करना चाहते हो करो। हम उनको उनको जो टीम है वो सेल्फ ऑर्गेनाइजिंग टीम है, उसको हमने मुकम्मल आजादी दे रखी है कि तुम्हारे ऊपर कोई चेक नहीं होगा, लेकिन काम जो करोगे, जो कमिट किया है, अगर वो काम उसके मुताबिक नहीं होगी तब पूछगिछ होगी। और मतलब प्रोग्रेस आपकी काम के हिसाब से नापी जाएगी, प्रोडक्ट के हिसाब से नापी जाएगी, काम के हिसाब से नहीं नापी जाएगी। अगला प्रिंसिपल है जी सस्टेनेबल डेवलपमेंट एबल टू मेंटेन अ कांस्टेंट पेस। अगर मैं 2-2 हफ्ते के वक्फे से 4-4 काम करके दे रहा हूं या एक खास वॉल्यूम ऑफ वर्क, तो मेरा एक कंसिस्टेंट स्ट्रीम ऑफ वर्क हो रहा है, कंसिस्टेंटली प्रोडक्ट निकल रहा है, कस्टमर के पास जा रहा है, एक कांस्टेंट पेस मेंटेन्ड है। ये भी एक तसल्ली की बात है कि हमारी टीम जो है, कस्टमर भी इस बात से सेटिस्फाइड होगा कि सस्टेनेबल आपको चीजें मिल रही हैं। राइट जी।
उसके बाद क्लोज डेली कोऑपरेशन बिटवीन बिजनेस पीपल एंड डेवलपर्स। यहां पर हम जो जो हमारा कस्टमर है या स्टेक होल्डर्स हैं फॉर दैट मैटर, उनके और टीम के दरमियान, पहली बात तो ये टीम या जो भी कोई लोग बीच में बैठे हुए हैं, प्रोजेक्ट वाले लोग और जो स्टेक होल्डर के लोग हैं, उनके दरमियान क्लोज कोऑपरेशन है और वो रोजाना एक दूसरे से मिलते जुलते हैं। हमने उनको कोई वन आर्म डिस्टेंस पे नहीं रखा हुआ कि नहीं जी हम आपसे मिलेंगे नहीं। इवन जब टीम काम कर रही होती है और एनी स्टेक होल्डर इज वेलकम टू विजिट द साइट एंड सिट एंड ऑब्जर्व, लेकिन वो काम करती हुई टीम के काम के अंदर इंटरफियर नहीं कर सकते। जो 2 हफ्ते का काम हम उठाया है हमने, मतलब जो करंट, इसको स्प्रिंट कहते हैं जी, जो करंट स्प्रिंट हम कर रहे हैं, सिर्फ उसका काम फ्रोजन है। और ये कोई 4-6 काम जो भी आपने उठाए हुए हैं, जो आपने इन 2 हफ्तों में करने हैं, वो काम, उसको कोई डिस्टर्ब नहीं करेगा, उसमें कोई तब्दीली नहीं लाएगा। बाकी 1.5 साल का प्रोजेक्ट पड़ा हुआ है, आप जहां से जो मर्जी चीज चेंज कर दें, हमें कोई एतराज नहीं है। सिर्फ हमें इतनी इजाजत दे दें कि ये जो काम हम कर रहे हैं ये हम पीस ऑफ माइंड के साथ कर सकें। और अगर आप देखना चाहते हैं, यू आर मोस्ट वेलकम, आप आइए, आप देखिए क्या हो रहा है, आप हमारी मीटिंग्स अटेंड कीजिए, आप हर जगह पे मौजूद हो सकते हैं, ट्रांसपेरेंसी इज देयर, बट सिर्फ इंटरफियर ना कीजिएगा। जब ये आइटरेशन, ये स्प्रिंट खत्म होगा तो हम आपको खुद बुलाएंगे कि इससे हमने ये बनाना था, अब आप वर्किंग देख लें कि डिलीवरेबल वर्किंग है कि नहीं है, आप इसको एक्सेप्ट करते हैं कि नहीं करते हैं। अगर एक्सेप्ट करते हैं तो पास होगा, नहीं तो नहीं होगा। तो कस्टमर की से यहां भी शामिल है। उसके बाद जनाब, फेस टू फेस कन्वर्सेशन इज बेस्ट फॉर्म ऑफ कम्युनिकेशन। अब ये बड़ा मजेदार पॉइंट है। आप जनाब आम प्रोजेक्ट मैनेजमेंट में लोग अलग अलग ऑफिसेज में बैठे हुए हैं, बड़े बड़े ऑफिस हैं, बड़ी बड़ी दीवारें हैं, बड़े बड़े दरवाजे हैं, और एक दूसरे से भी जब टीम ने बात करनी होती है तो वो जनाब कोई फोन कर रहा होता है, कोई ईमेल कर रहा होता है, कोई कुछ कर रहा होता है। डू यू अंडरस्टैंड हाउ मच टाइम वी वेस्ट इन ऑल दैट? एंड when we are using some other media to communicate, then how much message is likely to be distorted? So there is no comparison to face conversation. और इसी पॉइंट को मद्देनजर रखते हुए इसके अंदर हम एक बात कहते हैं कि हम जो टीम है उसको को-लोकेट करते हैं। हम टीम को को-लोकेट करने की कोशिश करते हैं कि सारी टीम जो है इस स्प्रिंट की, इस आइटरेशन की, जो कि 6, 7, 8 लोग हो सकते हैं, ये एक ही कमरे में बैठे, एक ही जगह पे बैठे और इकट्ठे काम करें। और अगर किसी ने किसी से कोई बात करनी है तो ऊंची आवाज में बात कर ले, सबको आवाज आ जाएगी, ट्रांसपेरेंसी भी रहेगी, समझ भी आएगी क्या हो रहा है। अगर मैंने आपको कुछ बताना है, मैं आपको बताऊंगा, अगले को भी पता चल जाएगा ये हो गया काम, बजाय इसके कि वो 2 मिनट बाद फिर पूछना है कि क्या हुआ है इस मामले में। तो वो ट्रांसपेरेंटली वो चीज कम्युनिकेट हो जाएगी। और ना सिर्फ कम्युनिकेट हो जाएगी, बल्कि कमरे के अंदर आप चार्ट्स और बोर्ड्स लगा लेते हैं और उनके ऊपर उन चीजों को नोट करते जाते हैं। जब कोई चीज कंप्लीट हो जाती है तो भी चार्ट पे लिखा जाता है। वट एवर इज हैपनिंग, हर फीचर जो रिक्वायरमेंट्स का पूरा हो रहा है, जो चीज बन गई है, जो टेस्ट हो रही है, वट एवर is on the wall, even your progress is on the wall, मतलब डायनेमिक प्रोग्रेस चल रही है। तो ये तो बहुत कमाल हो गया। अब यहाँ सवाल एक पैदा ये होता है कि जो लोग एक जगह नहीं कोलोकेट हो सकते, मिसाल के तौर पे आपकी टीम अमेरिका में है और आधी टीम यहाँ पर है, ऐसे बहुत से केसेस हैं सॉफ्टवेयर इंडस्ट्रीज में, तो वो क्या करें? लाजमी बात है, उनकी मजबूरी है, उसको हम कुछ और नहीं कर सकते। लेकिन मसला ये है कि एजाइल कोशिश हम करेंगे कि बेहतरीन तरीके के साथ इस डिस्टेंस को दूर किया जाए। उसके लिए हम इस तरह के टूल्स इस्तेमाल करेंगे, ऑनलाइन टूल्स, वेबिनार्स और इस तरह की चीजें, ताकि वो बाकायदा वो वाली मीटिंग्स जो आम हालात में साथ बैठ के करते थे वो यहां भी कर सकें। अगर आप आवाज नहीं दे सकते
तो कम से कम वो तमाम चीजें, वो तमाम चार्ट जो दीवारों पे लगने थे वो यहाँ आपके कंप्यूटर के ऊपर लगे हुए हों, और आप यहाँ से ही उसको डैशबोर्ड के ऊपर वो डाटा अपडेट करें तो सबको नजर आना शुरू हो जाए। तो मतलब अल्टरनेटिव इज अवेलेबल। फिर है प्रोजेक्ट्स आर बिल्ट अराउंड मोटिवेटेड इंडिविजुअल्स हु शुड बी ट्रस्टेड। देखें, टीम को एम्पावर करना बहुत ज्यादा जरूरी है। ये काम आपने थानेदारी से नहीं करवाना, ऑटोक्रेसी नहीं है इस काम के अंदर। एजाइल में सारे सर्वेंट लीडरशिप का रोल है। मतलब जो जो लीड कर रहा है बंदा, वो खादिम है आपका, वो आपको हुक्म नहीं दे सकता, वो आपको काम भी नहीं बता सकता, वो कुछ भी नहीं कर सकता। वो सिर्फ एक काम कर सकता है, वो आपकी खिदमत कर सकता है। टीम बजाते खुद मजाज है अपने फैसले लेने के लिए, वो क्या काम करने जा रही है, कितना काम करेगी, कैसे काम करेगी, दिस ऑल इज द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द टीम। और जो इनका लीडर है, जिसको हम आमतौर पे स्क्रम मास्टर या एजाइल प्रैक्टिशनर कहते हैं, ये बंदा भी टीम का एक आम मेंबर ही है। बस ये उतना ही कंट्रीब्यूट कर सकता है जितना कोई भी मेंबर कंट्रीब्यूट कर सकता है। ही इज नॉट द बॉस। इसका मतलब है कि मतलब मैं इस हद तक इस बात को एम्फसाइज करूंगा कि जो स्क्रम मास्टर है या एजाइल प्रैक्टिशनर है, जिसको हम आमतौर पे प्रोजेक्ट मैनेजर कहते हैं, उसका यहाँ पे रोल ऐसा है कि वो अपना काम करे और अपने काम से अगर टाइम बच जाए तो आके बैठे टीम के साथ काम करे। और यहां तक है कि कुछ ऑर्गेनाइजेशन में जो इस बात को समझती हैं कि ये एक बराबर के लोग हैं सारे, इनमें से कोई सीनियर या जूनियर नहीं है, वो क्या करती हैं कि वो डेली या वीकली बेसिस के ऊपर स्क्रम मास्टर को बदलते रहते हैं। वो अगले दिन सुबह कहते हैं, अच्छा भाई आज तुम स्क्रम मास्टर नहीं हो, तुम हो, अब वो स्क्रम मास्टर वाले काम तुम संभालो। तो वो उस सूरत में कि सब लोगों को स्क्रम मास्टर की ट्रेनिंग दी हुई हो, तो हम किसी को भी कह सकते हैं कि भाई आज का रोल तुम संभाल लो, परसों का कोई और संभालेगा, फिर अगले दिन का कोई और संभालेगा। तो ये बताने के लिए कि स्क्रम मास्टर कोई आसमान से उतरी हुई मखलूक नहीं है, वो भी टीम का एक आम फर्द या मेंबर है। दैट्स इट। फिर स्क्रम मास्टर का काम क्या है? स्क्रम मास्टर का काम ये है कि वो टीम को फैसिलिटेट करे। टीम को जब जहां कोई प्रॉब्लम्स आएंगी वो उसको बताएंगे, और वो फिर जो जो टीम के हर्डल्स हैं उनको रिमूव करेगा। जिससे कनेक्ट करना है, जिससे रिसोर्सेज लेके आने हैं, कोई और मसला है, उन मसाइल को हल करेगा, भाग दौड़ का काम वो करेगा। और यहां तक कि अगर टीम कहती है कि जी हमें इधर आराम से काम करने के लिए खाना इधर लाके दो, तो वो भी खुद लाके देगा। आपको ये बातें कुछ अजीब लग रही होंगी, लेकिन दिस इज द सर्वेंट लीडरशिप। खैर, तो हम बात कर रहे थे कि बिल्ड अराउंड मोटिवेटेड इंडिविजुअल। अब अच्छा, ये क्यों मोटिवेटेड इंडिविजुअल हैं? एक तो सेल्फ ऑर्गेनाइजिंग है, ये क्यों मोटिवेटेड इंडिविजुअल्स हैं? बुनियादी तौर पे उसकी वजह ये है कि इन पे कोई हुक्म नहीं चला रहा। आप इस चीज को प्रैक्टिस करके देखें। आप डंडे के जोर पे जब काम करवाते हैं, अगला बंदा कहता है फिर करा लिया काम, ठीक है, वो अपनी अकल और फहम को अलमारी में रख के आ जाता है और कहता है अच्छा सर बताओ क्या करना है, और आप जो जो बताते जाएंगे वो करता जाएगा, और वो भी पुट्ठा सीधा करता जाएगा। आप एक दफा उसे ऑटोनॉमी तो देके देखें। जब और एक आदमी को ऑटोनॉमी नहीं देनी, आपने टीम को देनी है। इट इज नॉट द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ वन पर्सन। यहां आप किसी एक आदमी को सजा भी नहीं दे सकते। एज अ स्क्रम मास्टर आप ये नहीं कह सकते कि तुम्हें फायर कर दिया गया। यू कांट डू इट। टीम रिस्पॉन्सिबल है अपने काम की। आप किसी एक आदमी के ऊपर फिंगर पॉइंट नहीं कर सकते। अगर काम ठीक नहीं हुआ तो टीम का कसूर है, जो सजा होगी पूरी टीम को मिलेगी। तो मुझे ये बताइए कि अगर आपकी टीम में एक बंदा वीक है और वो काम नहीं कर सकता, तो दो ही सूरतें हो सकती हैं। या तो टीम उस बंदे को सपोर्ट करने के लिए उसका काम खुद करेगी, अगर उनको इतना कोई प्यार है उसके साथ, और अगर नहीं तो वो खुद निकाल के उसको बाहर फेंक देंगे कि ये बेकार आदमी हमारी स्पीड स्लो करता है। और मजे की बात यह कि टीम अगर एक ऑप्टिमम स्पीड के साथ काम नहीं करेगी
तो भी विजिबल हो जाएगी, क्योंकि टीम की वेलोसिटी मेजर हो रही होती है साथ साथ, कि टीम किस स्पीड से काम कर रही है, दूसरी टीमों के साथ कंपैरिजन भी हो रहा होता है, और उसके ऊपर ये ये जोर होता है टीम के ऊपर कि भाई आपको अपनी परफॉर्मेंस इंप्रूव करनी है। तो वो जो अपनी अपनी स्पीड इंक्रीज करते हैं या अपनी वेलोसिटी इंक्रीज करते हैं ओवर द पीरियड ऑफ टाइम। फिर कॉन्टिन्यूस अटेंशन टू टेक्निकल एक्सीलेंस एंड गुड डिजाइन, इस तरह कि हम हर 2 हफ्ते बाद 4 या 6 काम उठा के ला रहे हैं और हम फोकस्ड हैं उस 4-6 कामों की टेक्नोलॉजी के ऊपर, और हम पूरा जोर लगा के, यूं समझ लीजिए पूरी प्रोजेक्ट मैनेजमेंट 2 हफ्तों में उस काम पे कर रहे होते हैं। प्लानिंग डिटेल में, टेक्निकल डिटेल में, हर चीज डिटेल में, टेस्टिंग सब कुछ। सो कॉन्टिन्यूस अटेंशन हमारी रहती है, मतलब इस अभी भी हम इस आइटरेशन में भी फोकस्ड हैं, अगली आइटरेशन में अगले काम पे फोकस्ड होंगे, और ये इस तरह से टेक्निकल एक्सीलेंस चलती रहेगी। सिंप्लिसिटी में द आर्ट ऑफ मैक्सिमाइजिंग द अमाउंट ऑफ वर्क नॉट डन, मतलब हमारी कोशिश ये है कि जो बैकलॉग में काम पड़ा हुआ है, जो अभी तक हुआ नहीं है, हम जल्द अज जल्द उस काम तक पहुंचे। ये काम मुकम्मल करेंगे तो आप वो काम करेंगे, तो बैकलॉग से काम को क्लियर करना है। और फिर ये भी देखना होता है कि हम कहीं कोई बहुत, ये भी एक बड़ी बीमारी है जी कि हम लोग जब काम करना शुरू करते हैं, हमें पता नहीं क्या बीमारी है मल्टीटास्किंग करने की। हम 100 काम उठा लेते हैं और समझते हैं कि हम कोई बहुत ही 30 मार खान है और हम जनाब वी कैन हैंडल so many things together, whereas this is utterly stupid, you can't handle, right? So आप अपनी कैपेसिटी, टीम के हवाले से बात कर रहा हूं मैं, बंदे के हवाले से बात नहीं कर रहा। टीम अपनी कैपेसिटी के मुताबिक काम उठाती है एक वक्त में। वैसे तो शेख उन्होंने 6 काम उठाए थे, उन्होंने कहा जी हम साइमल्टेनियसली ये 2 काम कर रहे हैं या 3 काम कर रहे हैं, तो वो साइमल्टेनियसली जो उनकी कैपेसिटी है उससे ज्यादा काम नहीं उठाएंगे, ठीक है जी। और फर्ज करें उन्होंने कहा जी हम 2 काम उठा सकते हैं एक वक्त में, तो जब तक 2 काम परफॉर्म हो रहे हैं तीसरा काम शुरू नहीं होगा, और जो ही तीसरा काम, एक काम खत्म होता है तो तीसरे काम को ऑन कर लेंगे। इस तरह से एक वक्त में 2 ही काम रहेंगे। इसको कहते हैं लिमिट वर्क इन प्रोग्रेस। काम जो हो रहा है उसको लिमिट कर दें, तो इससे आपकी परफॉर्मेंस इंक्रीज होती है। फिर है जी 11वां रूल है सेल्फ ऑर्गेनाइजिंग टीम। मतलब मैंने जैसे पहले भी कह दिया कि ये जो टीम है ये खुद सेल्फ ऑर्गेनाइजिंग है, ये खुद ही अपने लीडर हैं, खुद ही सब कुछ है। मतलब ये एंथुसियास्टिक, मोटिवेटेड और टेक्निकल टीम है और मल्टी फंक्शनल टीम है। मल्टी फंक्शनल का मतलब कि इन्हीं लोगों के अंदर मुख्तलिफ एक्सपर्टीज के लोग शामिल हैं और वो अपना अपना काम करने जानते हैं, और इनके मुताबिक टीम अपनी ओवरऑल कैपेसिटी समझती है और उस कैपेसिटी के मुताबिक ही काम उठाएगी और करेगी। फिर है जी रेगुलर एडाप्टेशन टू चेंजिंग सर्कमस्टांसेस। अगर जैसे मैंने कहा कि चेंज के लिए वेलकम है, ना सिर्फ ये कि चेंज जो कस्टमर की तरफ से आए, बल्कि बदलते हुए हालात में हमें कैसे एडजस्ट करना है ये टीम खुद फैसला करेगी। हम साथ साथ अडॉप्ट करते जाएंगे। टीम, खैर टीम के अंदर तो नहीं कहना चाहिए, टीम से बाहर जो काम पड़ा हुआ है उसके अंदर तब्दीलियां जैसे कहा कि जायज है। टीम के अंदर तो प्रॉपर चेंज रिक्वेस्ट का प्रोसीजर होगा, उसमें तो हम बिला वजह कोई चीज चेंज नहीं करेंगे। अगर हमें टीम पे प्रेशर आता भी है कि जी ये कोई फीचर ऐड होना है, तो हम उस फीचर को इस स्प्रिंट में नहीं करेंगे, बल्कि हम उसको बैकलॉग में डलवा देंगे अगले आने वाले स्प्रिंट के लिए। मतलब ये है कि प्रैक्टिकली जो स्प्रिंट हो रहा है उसको कोई डिस्टर्ब नहीं कर सकता, उसमें कोई तब्दीली नहीं कर सकता, और ना ही स्प्रिंट का साइज या टाइम बढ़ाया जा सकता है। आप ये कहें जी 1 दिन का काम रह गया है इस स्प्रिंट की मुद्दत खत्म होने में और काम हमारा 1 दिन और मुझे चाहिए, तो इस स्प्रिंट की मुद्दत बढ़ा दी जाए, कोई सवाल ही पैदा नहीं होता कि इस स्प्रिंट की मुद्दत बढ़ाई जा सके। खैर जी, ये हैं वो 12 पॉइंट्स जिनका मैं आपसे जिक्र कर रहा था। अब आप इस मैनिफेस्टो को देखें, बहुत से शकूक व शुबात आपके दिमाग में आए होंगे, अगर आप पूछना चाहें तो पूछ सकते हैं। ब्रीफली मैं जवाब दूंगा, ज्यादा डिटेल में नहीं जाऊंगा,
क्योंकि अभी मैं आपको एचपी वगैरह के बारे में मजीद बातें बताना चाहता हूँ। जी जनाब, प्लीज यू कैन रेज हैंड्स। मुझे वैसे नजर कोई नहीं आ रहे, हाथ साथ किधर है? जी जनाब, कोई हाथ रेज हुआ है? कोई भी क्वेश्चन नहीं करना चाह रहा जी? Sir, you are going well, mashallah, and we are there. We are available with you. We are with you. असद भाई, आप कुछ I कहना have चाह रहे हैं? one question. जी जी फरमाइए। Yes, thank you very much, sir. It's a very wonderful and detailed presentation. Just would like to ask one question. कि in fact, government contracts जो होते हैं usually, जी they जी are fixed cost contracts, और उनके they have fixed deadlines जी जी available to them. So बिल्कुल। in that case, अगर सॉफ्टवेयर में जिस तरह हम लोग एक इधर मैनिफेस्टो में एक प्रिंसिपल है कि वर्किंग सॉफ्टवेयर इज डिलीवर्ड फ्रीक्वेंटली, और उसमें ये है कि टाइम का भी कंस्ट्रेंट होती है। So how do we manage this without having upfront planning in the beginning? लेकिन देखा जाए कि अगर वेंडर ने कोड करना है किसी कॉन्ट्रैक्ट के लिए, जी जी he needs to have a upfront planning in order to quote that he will be able to complete that project within 6 months or 3 months or whatever the time is. बिल्कुल। अच्छा जी, How is it possible? Yes. ऐसा है कि प्रोजेक्ट्स जो ना दो किस्म के होते हैं। एक तो वो होते हैं जो हाईली प्रिडिक्टिव हैं, मतलब आपको पता है होना क्या है, कब होना है, कितने में होना है, मतलब यू कैन इजीली एस्टिमेट एंड कंप्यूट एवरीथिंग, और मतलब देयर इज नो चांस ऑफ चेंजिंग द स्कोप वेरी मच। थोड़ी बहुत चेंजेस तो चले हर प्रोजेक्ट में आती हैं, लेकिन कोई मेजर शिफ्ट का चांस नहीं है। अगर ऐसी सूरत हाल, इन्हें कहते हैं प्रिडिक्टिव प्रोजेक्ट्स, और प्रिडिक्टिव प्रोजेक्ट्स के लिए हम वही ट्रेडिशनल मेथड ही एडवाइस करते हैं, क्योंकि उसमें हम इतना ज्यादा दलदल क्यों करें, हम अपनी मुकम्मल तौर पे जनाब के जी छोटे उसमें काम करें और ये करें। तो मतलब ये है कि वो वाला काम बेहतर तरीके से प्रिडिक्टिव मेथड से हो सकता है। लेकिन जो बात हमें रियलाइज करनी है, हम हर चीज को उसी तराजू से तोलने की कोशिश करते हैं। गवर्नमेंट का हर प्रोजेक्ट जो है वो प्रिडिक्टिव ही होता है। यहाँ सोच चेंज करने की बात है। अगर आपको पता है कि ये जो प्रोजेक्ट हम करने जा रहे हैं, इसके अंदर रिक्वायरमेंट्स ही क्लियर नहीं है, हमें सिर्फ एक खाका सा पता है। मिसाल के तौर पे अब ये कहें कि जी कोविड का इलाज निकालो, खाका सा पता है कोई इलाज होना तो चाहिए, क्या इलाज है किसी को नहीं पता, पता नहीं कितने साल लग जाएंगे, 30 साल 40 साल। आप एड्स को देख लीजिए, एड्स का इलाज आज तक बना कोई? फार्मास्यूटिकल के अंदर इतनी अनसर्टेनिटी होती है कि एक प्रोजेक्ट की नॉर्मल मुद्दत जो है वो 7 से 12 साल होती है। तो अनसर्टेनिटी आपको इतना घसीट सकती है। अगर इतनी अनसर्टेनिटी है और रिक्वायरमेंट्स फॉर्मुलेट नहीं की जा सकती, तो अगर आप बहुत ज्यादा जोर लगा के कोई रिक्वायरमेंट फॉर्मुलेट कर भी लेंगे, कॉन्ट्रैक्ट में लिखवा भी लेंगे, तो कस्टमर को तकलीफ होगी कि जनाब ये तो पहले बात पता ही नहीं थी, अब पता चली है, तो ये डलवानी है। तो फिर क्या आप हर रोज कॉन्ट्रैक्ट रीनिगोशिएशंस कर रहे होंगे? तो बेहतर यही है कि आप अपनी सोच बदल लें उस काम के लिए, और आप उसको एजाइल तरीके के साथ करने की कोशिश करें। और अगर कोई दरमियानी वाली चीज है जो जो पार्शियली प्रिडिक्टिव है और पार्शियली, तो हम एक हाइब्रिड टाइप का मॉडल भी बना सकते हैं। इसमें बहुत सी ऑप्शंस हैं, हम आइटरेटिव भी कर सकते हैं, इंक्रीमेंटल भी कर सकते हैं, हम वो क्या कहते हैं एडॉप्टिव भी कर सकते हैं। कई तरीके हैं बीच में, दरमियान में, प्रिडिक्टिव और एजाइल के दरमियान। तो कर लें हम उनमें से कोई चीज अडॉप्ट कर लें, मगर फिर वही बात है कि जो उसकी अच्छी समझ होनी चाहिए इस्तेमाल करने वाले को। ये भी तो प्रॉब्लम है ना, हमारे लोगों को एजाइल का पता ही नहीं है, और पता ही नहीं है, जब समझ ही नहीं है तो वो तो उसको मानेंगे नहीं ना कि ये ऐसा कुछ हो सकता है, तो वो इस वजह से उसकी बात नहीं बनती। तो बाकी गवर्नमेंट प्रोजेक्ट में एजाइल लाने की जरूरत है, लेकिन जो प्रिडिक्टिव प्रोजेक्ट्स हैं, लेट्स कीप डूइंग देम दैट वे। फिर गवर्नमेंट और इंजीनियरिंग के जो प्रोजेक्ट होते हैं उनमें ज्यादातर यही होता है कि हमने खुद तो कुछ भी नहीं करना होता, गवर्नमेंट ने आउटसोर्स करना होता है। गवर्नमेंट आउटसोर्स कर देगी काम को। अब वो बंदा जो कर रहा है उस काम को, वो हो सकता है अंदर काम जो कर रहा है वो एजाइल तरीके से करे,
कॉन्ट्रैक्ट उसको मिल गया, लेकिन उस कॉन्ट्रैक्ट के अंदर रहते हुए वो एजाइल तरीके से काम करके अपनी एफिशिएंसीज बढ़ा सकता है। आप देखें ना, ये सोच कितनी जबरदस्त है कि हाईएस्ट वैल्यू फर्स्ट, इतनी सी बात। और दूसरी, आप हर सोच को देखिए, सर्वेंट लीडरशिप बाय इटसेल्फ, दिस इज द रेवोल्यूशन इन इटसेल्फ। ये सर्वेंट लीडरशिप एजाइल की पैदावार नहीं है। सर्वेंट लीडरशिप तो बड़ी पुरानी चीज है। आप लीडरशिप की किताबों में देखें, आप मैनेजमेंट की किताबों में देखें, सर्वेंट लीडरशिप तो बहुत पुरानी चीज है। तो सर्वेंट लीडरशिप तो लोग कर रहे थे। ये जो आप कहते हैं खाद में आला बनाया हुआ था, वो भी तो ये चीज थी ना। मतलब वो बेशक स्लैंग के तौर पे इस्तेमाल कर रहे हो, प्रैक्टिकली ना भी इस्तेमाल कर रहे हो, लेकिन सर्वेंट लीडरशिप डज एग्जिस्ट। Did I answer your question? Yes, thank you very much, sir. Okay. Thank you. आप कौन बोल रहे थे जी? ये असद आप बताइए, आपका कोई क्या है, मतलब आप कुछ बड़ी देर पहले हाथ खड़ा किया था आपने। सर इजाजत हो तो मैं कुछ सवाल पूछ लूं? जो आपने लास्ट एक्सप्लेनेशन दी है उसी से एक सिर्फ सवाल जनरेट हो रहा है कि अगर बीइंग द आउटसोर्सिंग कंपनी हम कोई काम कर रहे हैं एंड हम अपने स्ट्रक्चर्स के अंदर एजाइल हैं, लेकिन और कोशिश कर रहे हैं कि एजाइल को अडॉप्ट करें, लेकिन जो हमारा एंड यूजर है और जो कस्टमर है, बी इट बी गवर्नमेंट कंपनी और प्राइवेट पार्टी, वो उसको एजाइल मेथोडोलॉजीज को अडॉप्ट नहीं करती और ऑर्थोडॉक्स तरीके से ही काम चाहती है, तो इस सिनेरियो में क्या करना होगा सर? सर दो बातें हैं। एक तो बात ये है कि ये एजुकेशन की बात है। आहिस्ता आहिस्ता वक्त के आप ये देखेंगे कि ये बीमारी सबको फैलेगी और हर कोई इसको करना शुरू करेगा। आप जब तक ऐसा नहीं होता उस वक्त तक आप ये कर सकते हैं कि आप अपने एंड के ऊपर विद इन योर ऑर्गेनाइजेशन यू कैन बी अ बिट एजाइल। अच्छा, एजाइल को जरा मैनिफेस्टो की नजर से देखिएगा। एजाइल को आप इन प्रिंसिपल जरूरी नहीं है कि इनकी नजर से देखें या जो किसी मेथोडोलॉजी की नजर से देखें। आप उसको सही एक माइंडसेट है, देखें वो बेसिक 4 चीजें ज़हन में रखिए, मैंने ये करनी है, उसके लिए जो मर्जी तरीका अडॉप्ट कर लें, आपकी मर्जी, लेकिन सोच बदलनी है। तो वो आप अंदरूनी तौर पे अपनी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर भी बदल सकते हैं। और मैं आपको ये बताऊं कि वो सॉफ्टवेयर से निकल गया एजाइल। सॉफ्टवेयर अब एजाइल जो है ये प्रोजेक्ट मैनेजमेंट से भी बाहर निकल के ऑर्गेनाइजेशंस एजिलिटी की तरफ जा रही हैं। अपनी स्ट्रेटजीज बनाते हुए वो एजाइल हैं कि बदलते हुए हालात के हिसाब से हम किस तरह से एब्जॉर्ब करेंगे उसके शॉक को और किस तरीके के साथ हम आगे की तरफ हायर वैल्यू की तरफ बढ़ते जाएंगे। तो मतलब ट्रांसलेशन तो इसकी कहीं भी हो सकती है। तो इस वक्त हर चीज एजाइल की तरफ जा रही है। मैं इसकी आपको इंपॉर्टेंस बताता चलूं। पीएमआई का जो 6th एडिशन है, बल्कि 5th एडिशन में भी एजाइल का जिक्र आ गया था। 6th एडिशन में पीएमआई ने एजाइल को एम्फसाइज किया और हर चैप्टर में बताया कि अगर आप ये काम एजाइल करना चाहें तो कैसे कर सकते हैं। ऑल्दो किताब ट्रेडिशनल ही लिखी हुई थी, लेकिन अगर आप इस काम को उस तरह से करना चाहें तो कैसे कर सकते हैं, एक बात। दूसरी बात ये हुई कि क्या कहते हैं उसका, हाँ, जो नेक्स्ट एडिशन इसका आ रहा है, या फॉर दैट मैटर जो अभी पीएमपी का एग्जाम चेंज हुआ है, पीएमपी का एग्जाम एजाइल हो गया जनाब। एजाइल की सर्टिफिकेशन तो एक छोटी सी चीज है, पीएमपी का एग्जाम एजाइल हो गया। इस वक्त जो एग्जाम लिया जा रहा है, जो जनवरी से बाद में लिया जाएगा 2021 में, वो एग्जाम 50% एजाइल है और 50% आपका हाइब्रिड है। हाइब्रिड का मतलब है कि वो भी प्योरली ट्रेडिशनल नहीं है वाटरफॉल, उसके अंदर भी मिक्स एजाइल और वो मिक्स है। तो आप अंदाजा कर लीजिए हम किधर को जा रहे हैं। तो ये एक दुनिया की सबसे बड़ी बॉडी जो प्रोजेक्ट मैनेजमेंट करवा रही है सारी दुनिया को, उसके लिए स्टैंडर्ड्स बना रही है, उन्होंने स्टैंडर्ड ही बदल दिया अपना। आप चले जाएं और कहाँ जाते हैं आप इंग्लैंड चले जाएं, वहां पे बहुत बड़ी बॉडी बैठी हुई है, प्रिंस 2 और ये सर्टिफिकेशन, वो कब से एजाइल हुए बैठे हैं। सारी दुनिया इसकी तरफ जा रही है। और सॉफ्टवेयर इंडस्ट्री की तो मैं बात ही नहीं कर रहा, सॉफ्टवेयर इंडस्ट्री की तो कहानी पुरानी हो गई। इस वक्त आपकी कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री सोच रही है हम एजाइल कैसे हो सकते। और दुबई इज एग्जांपल टू यू। अजीब अजीब किस्म के ख्यालात, आउट ऑफ द बॉक्स क्रिएटिव आइडियाज, ऐसे टेढ़ी सी बिल्डिंग बना दो। अब वो किसी को तजर्बा है उसको बनाने का, और जब वो बना रहा है, नहीं यार इसमें ये भी कर दो, इसमें वो भी डाल दो। आप मुझे बताएं कंस्ट्रक्शन इंजीनियर कभी मानेगा एजाइल होने को?
आप किसी कंस्ट्रक्शन वाले से पूछोगे नहीं हमारा काम तो नहीं चलता ऐसे, हम तो प्रिडिक्टिव ही चलेंगे। लेकिन मिसाल के तौर पे मैं आपको ये कहता हूं कि आपने आपको अपना दुबई में एक टावर बनाना है, दुनिया का सबसे बड़ा टावर, और आपको और कोई रिक्वायरमेंट्स नहीं बताएगी और आपको जमीन दे दी गई कि शुरू करो काम। आप मुझे बताएं आप काम कैसे शुरू करेंगे? है ना इम्काना बात। लेकिन अगर आप अपने दिमाग को तकलीफ देंगे थोड़ी सी, तो वो सोचना शुरू करेगा, क्रिएटिव आइडियाज आएंगे, एंड देन यू कैन इवन कम अप एजाइल सजेशंस इन कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री। कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री में एक एजाइल के अलावा एक और भी चीज है, उसको हम कहते हैं लीन। लीन यहां पर भी है, आम इंडस्ट्री में भी, जिसको आप शायद इस्तेमाल करते हो। कैन बैन बोर्ड बनता है, कैन बैन बोर्ड एजिलिटी के लिए है। वो जो मैंने लफ्ज इस्तेमाल किया था ना, लिमिट वर्क इन प्रोग्रेस, ये काम को लीन करने के लिए। लीन का मतलब है कि हम सिर्फ वो काम करना चाहते हैं जिससे वैल्यू जनरेट हो, और एजाइल कहता है कि तेज काम करें और फ्लेक्सिबली काम करें। अब इन दोनों मेथोडोलॉजीज को मिला दें तो दरअसल हम लीन एजाइल के ऊपर जा रहे हैं। हम चाह रहे हैं कि हो भी इफेक्टिव और एफिशिएंट, ठीक है, जल्दी हो और वैल्यू जनरेट ज्यादा हो, और साथ तेजियां भी हों। तो कहने का मतलब है लीन एजाइल की बात हो गई। तो मतलब आज से 5 साल पहले मैंने PMI में इसके ऊपर 5 पेपर पढ़े हैं, लीन एजाइल इन कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री, और वो बहुत ज्यादा वेलकम हुए हैं, जबकि दुनिया भर में कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री अभी इसको समझने से कासिर है। लेकिन जो लोग वहां प्रेजेंट थे उन्होंने बहुत उसको वेलकम किया और उन आइडियाज के ऊपर काम शुरू हुआ, बल्कि अभी रेफर करते हैं लोग उन पेपर्स को। तो कहने का मतलब है कि हमें तैयार होना चाहिए माइंडसेट को चेंज करने के लिए, और चीजें चेंज होंगी इंशाल्लाह। जी जनाब। अच्छा जी, मुझे थोड़ी सी इजाजत दें कि मैं जल्दी जल्दी थोड़ा आगे चलूं, क्योंकि मैं आपको इंट्रोड्यूस कराना चाहता हूं इसकी जो डिफरेंट बॉडीज हैं। ये आपके सामने जो एक डायग्राम आ गया है, एक मिनट जी जरा, ये डायग्राम है, ये एजाइल प्रोजेक्ट मैनेजमेंट को शो करता है ब्रॉडली कि हम छोटी छोटी इंक्रीमेंट्स में काम करते हैं। जब प्रोडक्ट ओवरऑल आपका विजन वगैरह बन जाता है प्रोजेक्ट का या प्रोडक्ट का, और डिस्क्राइब हो जाती हैं चीजें जनरली, तो उनका उधर से हम रिक्वायरमेंट्स ले लेते हैं कस्टमर से और उसको एक डब्बे में डाल देते हैं। मतलब आप समझ लीजिए कि हर रिक्वायरमेंट एक स्लिप ऑफ पेपर है। मैंने हर रिक्वायरमेंट एक स्लिप ऑफ पेपर पे रख के उस डब्बे में फेंकते गए, तो वो सारी रिक्वायरमेंट जो कस्टमर देता जा रहा है उसमें बढ़ती जा रही। टीम आई, टीम ने आकर उन रिक्वायरमेंट्स को देखा। वो जो चीज आती है उसको कहते हैं एपिक्स। एपिक होता है किससे। मजे की बात यह है कि हम इनको बहुत लाइट मोड में लेते हैं। हम कहते हैं जब कस्टमर से बात करते हैं, हम उसका दिमाग कुरेदने के लिए, रिक्वायरमेंट एलिसिट करने के लिए हम उसे कहते हैं आसान जुबान में बताइए, किससे कहानियों में बताइए आप चाहते क्या है। तो वो एपिक्स बताता है। एपिक्स में वो कहता है अगर हम ऐसा हो कि एक बंदा आए काउंटर पे, और काउंटर पे जनाब उसको सर्विस भी तेज मिले, और उसको जनाब चाय पानी भी उसको वहां पे सर्व हो जाए, और ये भी हो जाए वो भी हो जाए। ये किस्सा सुना रहा है वो। अब ये जो किस्सा है हमने नोट कर लिया और बैकलॉग में डाल दिया। इसको कहते हैं प्रोडक्ट बैकलॉग। जो डब्बा मैंने बताया उसको कहते हैं प्रोडक्ट बैकलॉग। अच्छा, अब टीम आती है, वो सारे प्रोडक्ट बैकलॉग में जितने एपिक्स पड़े होते हैं उनका पोस्टमार्टम करती है। वो कहती है यार ये तो बहुत बड़ी रिक्वायरमेंट है, इस रिक्वायरमेंट को तोड़ा जाए, छोटे पोर्शन बनाए जाए और एक एक रिक्वायरमेंट अलग की जाए। तो वो जो एक एक रिक्वायरमेंट अलग करें उसको यूजर स्टोरी कहते हैं। हर एक यूजर स्टोरी एक रिक्वायरमेंट को रिप्रेजेंट करती है, और वो एक स्टोरी की सूरत में उसमें एक पर्सोना होता है, कैरेक्टर होता है कि एक बिजनेसमैन काउंटर पे आया और उसको इतने मिनट इंतजार करना पड़ा। ठीक है, इस तरह वो एक यूजर स्टोरी बनती है कि ये इसको कैसे हमने उसको इंतजार इससे ज्यादा ना करना पड़े, ये रिक्वायरमेंट है। ठीक है जी। जब वो फिर दूसरी यूजर स्टोरी ये हो सकती है जब वो काउंटर से फारिग हो तो उसको कंफर्मेशन स्लिप मिले, ये एक और यूजर स्टोरी है। तो इस तरह से यूजर स्टोरीज में कन्वर्ट करते हैं उन एपिक्स को। कुछ चीजें तो पहले से ही जो चीजें आती हैं वो यूजर स्टोरी ही की शक्ल में होती हैं, वो सिंगल रिक्वायरमेंट्स होती हैं। कुछ चीजों के लिए हमें यूजर स्टोरी में कन्वर्ट करना पड़ता है। उसके बाद इनको प्रायोरिटाइज किया जाता है।
प्रायोरिटाइज दो बातों से होता है। एक तो सबसे पहले हम ये देखते हैं विच आर द हाईएस्ट वैल्यू जनरेटिंग आइटम्स, कौन कौन सी रिक्वायरमेंट्स ऐसी हैं जो सबसे ज्यादा हाई वैल्यू देंगी। कोशिश हमारी ये होगी कि हम उन कामों को पहले करें ताकि ज्यादा वैल्यू पहले जनरेट हो और कस्टमर को ज्यादा सेटिस्फेक्शन मिले। दूसरी बात हम जो देखते हैं वो हम नेचुरल सीक्वेंस ऑफ वर्क को देखते हैं। लाजमी बात है कि कोई काम एक खास सीक्वेंस में होना तो वो सीक्वेंस तो फॉलो करना ही पड़ेगा, लेकिन हम हाई वैल्यू और सीक्वेंस के हिसाब से इन ये बैकलॉग के अंदर चीजें सब एक सीक्वेंशियल ऑर्डर में डाल देते हैं, सारा काम एक सीक्वेंशियल ऑर्डर में डाल दिया। अब टीम आई और उसने पहला इंक्रीमेंट शुरू करना है, वो गई उस प्रोडक्ट बैकलॉग के पास और उन्होंने कहा जी हमारी तो इंक्रीमेंट का साइज 2 से 6 हफ्ते हो सकता है, 1 से 6 हफ्ते, और ये कंपनी से फिक्स करती है कि हम कितना बड़ा आइटरेशन करेंगे। नेचुरली इंडस्ट्री के ऊपर भी मैटर करता है, कंस्ट्रक्शन वालों का शायद थोड़ा ज्यादा बड़ा हो, सॉफ्टवेयर वालों का छोटा हो, किसी और इंडस्ट्री, तो आपको डिटरमिन करेंगे कि आपका इंक्रीमेंट कितना बड़ा होगा। फिर वो कहते हैं फर्स्ट पे दो हफ्ते का इंक्रीमेंट है, तो 2 हफ्ते में हमारे पास ये लोग हैं, ये टीम है, और ये टीम आपस में बैठ के मशवरा करती है कि हमारी क्या कैपेसिटी है, हम कितना काम इन 2 हफ्तों में कर सकते हैं। उन्होंने उसका एक स्टोरी पॉइंट्स बनाए होते हैं कि हमसे 250 स्टोरी पॉइंट्स अचीव कर सकते हैं। इसी तरह जो स्टोरीज वहां पड़ी होती हैं उनके ऊपर भी उनकी डिफिकल्टी लेवल के हिसाब से जब हमने उनको सॉर्ट किया, ग्रूम किया, उस वक्त हमने वो उनके भी स्टोरी पॉइंट में ये 4 स्टोरी पॉइंट का काम है, ये 10 स्टोरी पॉइंट का काम है, तो ये क्या करते हैं, ये जाते हैं, ये से कि 250 इन्होंने कहा था कि हम उठा लेंगे, तो वो 250 की वर्थ के काम टॉप से उठा के अपने इंक्रीमेंट में ले आते हैं। और इन्होंने अपना एक डब्बा रखा होता है उस स्प्रिंट के अंदर, उसे कहते हैं स्प्रिंट बैकलॉग, उसमें उसको स्टैक कर देते हैं उसी ऑर्डर में, और फिर अल्लाह का नाम लेके ऊपर से काम उठाते जाते हैं, करते जाते हैं, उठाते जाते हैं, करते जाते हैं, और ये टीम कोलैबोरेटिवली काम कर रही है। रोजाना की बुनियाद के ऊपर जो आपका स्क्रम मास्टर या एजाइल प्रैक्टिशनर है, जो कि आप ही की टीम का एक मेंबर है और वो सर्वेंट लीडर है आपका, वो रोजाना की बुनियाद पे एक स्टैंड अप मीटिंग करता है। तो बहुत लंबी चौड़ी मीटिंग जहां नहीं होती है एजाइल के अंदर, यहाँ बल्कि मीटिंग होती ही बहुत कम है। और ये जो मीटिंग होती है, रोजाना एक मीटिंग होती है, इसकी मुद्दत इंटरनेशनली 10 से 15 मिनट मैक्सिमम, एंड इसको कहते हैं स्टैंड अप मीटिंग। इसमें बैठना मना है। नॉर्मली ये ऑफिस के दरवाजे के ऊपर खड़े होकर मीटिंग होती है, या ऑफिस में दाखिल होते वक्त, अगर 9 बजे ऑफिस का टाइम है, 8:45 बजे सारी टीम आके वहां खड़ी हो जाए, उनकी वहां पे स्टैंड अप मीटिंग होगी, फिर वो अंदर जाएंगे, या जब आप छुट्टी करके जा रहे हैं उस वक्त। ये 2 औकात हैं जिसमें एजाइल की स्टैंड अप मीटिंग हो सकती है। इस स्टैंड अप मीटिंग में 4 सवालों के जवाब दिए जाते हैं। हमने मिसाल के तौर पे भी टीम जा रही है, हमने आज क्या करना था, हमने आज क्या किया, क्या रह गया कल का प्लान, और हमारी मुश्किलात क्या हैं, दुश्वारियां क्या हैं। अब ये सारी ये रिपोर्ट जमा कर लेता है स्क्रम मास्टर। वो ये किसी को डांट डपट नहीं सके, तुमने ज्यादा काम करना था, कम करना था, क्यों नहीं किया, ये पूछना उसका काम नहीं है। उसका काम सिर्फ ये है कि उसे जो इम्पेडिमेंट्स दिए गए हैं, जो मुश्किलात, जो दुश्वारियां बताई गई हैं कि जी अगर कल हमने काम मुकम्मल करना है तो हमें ये चीजें पूरी करके दोगे तुम, तो वो कल वो पूरी करना उसकी जिम्मेदारी में आ गया। और फिर ये कोऑर्डिनेट भी इनके साथ करता रहता है कि हाँ जी आपको चीजें मिल गई हैं, सब ठीक है, ये है वो है। और अगर वो कहीं ये देखे, ये भी स्क्रम मास्टर का काम है कि कोई स्क्रम टीम मेंबर जो है उसको एजाइल में काम करने की प्रैक्टिस नहीं है, तो उसको गाइड करना, उसको ट्रेन करना, कोच करना, ये काम भी वो करेगा। ठीक है जी। तो फैसिलिटेट जिस तरह भी, उसका काम फैसिलिटेशन है, फैसिलिटेट वो करेगा उन्हें हर तरह से, लेकिन ना तो उन्हें कोई डिसीजन देगा, ना उन्हें कोई हुक्म देगा, ये काम टीम खुद करेगी। हाँ, एज अ नॉर्मल टीम मेंबर उनके साथ बैठ के कोई फैसला करना है वो कर लेते हैं, तो उसमें स्क्रम मास्टर इन्वॉल्व है। लेकिन अगर किसी का ये ख्याल है कि स्क्रम मास्टर बॉस होता है इनका, तो मैं इससे कंप्लीटली डिफर करूंगा। मुझे पता है कि जहां जहां एजाइल हो रहा है वो इस फार्मूले को फॉलो नहीं करते, इस कॉन्सेप्ट से
या तो वाकिफ नहीं है, या जो पुराने जमाने की जो प्रिडिक्टिव प्रोजेक्ट मैनेजमेंट का असर इतना गाढ़ा है कि वो अभी भी डंडा लेके घूम रहा होता है स्क्रम मास्टर, और वो कह रहा होता तुम ये करो, ये करके उठना है। ये काम एजाइल में नहीं होते, टीम के ऊपर डिपेंड करता है। टीम ने फर्ज करें 10 काम उठाए थे प्रोडक्ट बैकलॉग से, अगर वो इस 2 हफ्ते की मुद्दत में 8 कर सकी तो कोई उन्हें ये नहीं पूछेगा भाई तुमने 2 काम क्यों किए। वो चुप करके वो जो 2 काम है वापस ले जाके प्रोडक्ट बैकलॉग में रख देंगे, बकाया काम जो है अगला आएगा वो वहां से शुरू कर लेगा काम। अगर इन्होंने ज्यादा काम कर लिया, आई मीन इन्होंने वो 10 काम एक ही हफ्ते में मुकम्मल कर लिए, तो भी कोई मसला नहीं है। ये कतन आराम नहीं करेंगे। इन लोगों ने अपनी टीम वेलोसिटी एस्टेब्लिश करनी है, उसी पे इनकी नौकरी जमी हुई है। इन्होंने क्या करना है कि इन्होंने 10 काम मुकम्मल करके ये लोग जाएंगे फिर प्रोडक्ट बैकलॉग के बाद वहां से 6 और उठा लेंगे, और जितने भी मुमकिन हो सके इस स्प्रिंट के अंदर कंप्लीट करने वो करेंगे। इसका मतलब है कि ये मुमकिन है कि वो 10 के बजाय 14 काम कर दें या 10 के बजाय 8 काम कर दें, तो हम इनसे नहीं पूछेंगे कि ऐसा क्यों हुआ है। हाँ, रेट्रोस्पेक्टिव मीटिंग एक होती है जिसमें लेसन लर्न होते हैं, वहां पे इनसे गपशप लगाई जाती है कि अच्छा क्या खोया, क्या पाया, क्या सीखा, आगे क्या इरादे हैं, अगले स्प्रिंट में क्या इंप्रूवमेंट लेके आओगे। हर स्प्रिंट के साथ टीम की वेलोसिटी इंक्रीज होती है, मतलब उसके काम करने की स्पीड खूब से खूब तर होती है। क्योंकि पहली दफा जब टीम आती है, हो सकता है ये टीम पहले इकट्ठी ना बैठी हो, मतलब इन्होंने इकट्ठे काम ना किया हो, तो इनकी कोलैबोरेशन जैसे जैसे बढ़ेगी इनकी वेलोसिटी एस्टेब्लिश होती जाएगी। तो इसका मतलब ये हुआ कि हमें कम से कम 3 इंक्रीमेंट इंतजार करना होगा अगर हमने टीम को क्वेश्चन करना है कि भाई तुम लोग की प्रोग्रेस खराब हो रही है या तुम लोग अच्छी प्रोग्रेस नहीं दे रहे हो, तो ये काम आप कम से कम 3 इंक्रीमेंट्स के बाद पूछ सकते हैं। खैर एनीवेज, तो ये एक वो बात होगी। तो ये तो एक जनरल लेआउट हो गया कि किस तरह से एजाइल काम करती है। मैं सीधा जनाब जंप करूंगा। इसको कई तरीकों से किया जाता है। ये जो आपके सामने मॉडल खुला हुआ है इस वक्त स्क्रीन पे, इसको कहते हैं, ये पुराने जमाने में सॉफ्टवेयर का एक होता था स्पाइरल मॉडल। इसमें हम क्या करते हैं कि पहले जो काम करना है उसका एक छोटा सा सैंपल बनाते हैं और वो पहले कस्टमर को दिखाते हैं कि जी ये इस तरह की कोई चीज आप मांग रहे हैं। वो कहते हैं हाँ ऐसे ठीक है। फिर आप उसका थोड़ा बड़ा मॉडल बनाते हैं, इस तरह थोड़ा थोड़ा बड़ा करके अप्रूव कराते जाते हैं और कस्टमर की सारी रिक्वायरमेंट्स में कैप्चर होती चली जाती है। तो ये स्पाइरल में काम कर रहे हैं। तो ये भी हो सकता है, और ये भी हो सकता है कि आप एक से ज्यादा स्प्रिंट साइमल्टेनियसली चला रहे हो। जो पूरा काम था वो 2 टीमें लगी हैं, 4 टीमें लगी हैं, 6 टीमें लगी हुई हैं, तो वो साइमल्टेनियसली काम कर रही है और वो आपस में एक दूसरे के साथ थोड़ा बहुत इंटरडिपेंडेंसी भी कर सकते हैं। इसको कहते हैं स्केलिंग दी एजाइल। स्केलिंग का मतलब क्या है कि एक तो है स्क्रम, आपका स्प्रिंट है, उसके ऊपर एक स्क्रम मास्टर बैठा हुआ है, स्क्रम मास्टर सारी चीजों को कोऑर्डिनेट कर रहा है। इनके अलावा एक होता है प्रोडक्ट ओनर। प्रोडक्ट ओनर का काम है कस्टमर से बात करे, रिक्वायरमेंट्स इकट्ठी करे, और लाजमी बात है वो इनका बॉस होता है तो उसको ये सपोर्ट भी करते हैं, उसका बैकलॉग ग्रूम करने में, प्रायोरिटाइज करने में ये उसके मददगार है। हर आइट्रेशन के बाद, हर स्प्रिंट के बाद ये लोग जाते हैं और प्रोडक्ट बैकलॉग को फिर सीधा पतरा करते हैं। उसके बाद ये लोग उसमें से काम उठा के ले आते हैं, काम करते हैं। मीनवाइल प्रोडक्ट ओनर मजीद रिक्वायरमेंट्स आती जा रही हैं, वो गैदर करता रहता है और इस तरह ये साइकिल आगे को चलती जाती है। अच्छा, अगर एक से ज्यादा होंगे स्क्रम्स तो स्क्रम मास्टर भी एक से ज्यादा होंगे। एक ही स्क्रम मास्टर थोड़ी देखेगा सारी टीम्स को। तो वो जो स्क्रम मास्टर हैं वो कोऑर्डिनेट कैसे करेंगे, इसके लिए उन स्क्रम मास्टर्स के ऊपर एक और स्क्रम मास्टर होता है, उसको कहते हैं कुछ लोग उसको चीफ स्क्रम मास्टर भी कहते हैं, कुछ लोग उसे कहते हैं स्क्रम ऑफ स्क्रम मास्टर, कि ये स्क्रम ऑफ स्क्रम मास्टर के दूसरा लेवल है। तो स्क्रम ऑफ स्क्रम मास्टर जो है इसकी मीटिंग रोजाना नहीं होती, इसकी फोर्टनाइटली या महीने में एक दफा हो सकती है। यहाँ पे सारे स्क्रम मास्टर आते हैं और बताते हैं कि इस महीने में हमने फिर यही, यहाँ फिर वही 4 सवाल, हमने क्या करना था, हमने क्या किया, क्या खोया, क्या पाया, और आगे अगले महीने में हम क्या करने वाले हैं, और हमें क्या दिक्कतें आ रही हैं। दिक्कतें क्या, मतलब इंटरडिपेंडेंसीज के इश्यूज हो सकते हैं ना, कि हमें फलाने वाले स्क्रम मास्टर से ये चीज चाहिए, तो ये ऐसी चीजें
जो अक्रॉस द स्क्रम्स हो रही हैं उनकी कोऑर्डिनेशन स्क्रम ऑफ स्क्रम मास्टर करवाएगा। इसी तरह ये लेवल और भी बढ़ सकता है, इससे भी ऊपर एक लेवल हो सकता है स्क्रम ऑफ स्क्रम मास्टर। तो इस तरीके के साथ दिस कुड हैव एनी नंबर ऑफ लेवल्स, एंड इसका मतलब ये नहीं है कि एजाइल प्रोजेक्ट सिर्फ छोटे से काम के लिए होते हैं। एजाइल प्रोजेक्ट मे बी फॉर द होल ऑर्गेनाइजेशन। बड़े बड़े प्रोजेक्ट दुनिया में चल रहे हैं, गूगल के पास, IBM के पास, और उसके अंदर 4-4, 5-5, 100 लोग काम कर रहे हैं एजाइल के ऊपर। एक ही प्रोजेक्ट चल रहा है एजाइल पे और उसमें ये पूरा सिस्टम बना हुआ है। खैर, स्क्रम की बॉडीज हमारे पास क्या क्या हैं जी? एजाइल मैनिफेस्टो बजाते खुद एक बॉडी है, लेकिन वो कोई मेथोडोलॉजी नहीं देती। बाकी लोगों ने अपनी अपनी मेथोडोलॉजीज बनाई हुई हैं। एक एजाइल अलायंस के नाम से है। एजाइल अलायंस की अच्छी बात यह है कि जितने भी एजाइल के टूल्स हैं उनका बाकायदा उन्होंने एक सबवे मैप बनाया हुआ है कि कहाँ से चलो तो कहाँ पे जाके आप कौन सा टूल इस्तेमाल कर सकते हैं। खैर एनीवेज, मैं इसको भी एक्सप्लेन तो नहीं करूंगा, लेकिन दिस इज, मुझे इनके मेथड में ये अच्छा लगा। फिर आपका PMI आ जाता है। PMI की ACP सर्टिफिकेशन है, एजाइल सर्टिफाइड प्रैक्टिशनर, जो कि हम आपको कोर्स करवाना चाह रहे हैं। और ये मैं आपको बता दूं कि ये कोई बहुत ज्यादा मुश्किल कोर्स नहीं है। ये मतलब एंट्री लेवल आपको जो समझ बूझ चाहिए वो आपको मिल जाती है। तमाम एजाइल की जो टेक्निक्स हैं या मेथोडोलॉजीज हैं उनका ओवरव्यू मिल जाता है, बेसिक कॉन्सेप्ट मिल जाता है, और आप इस काबिल हो जाते हैं कि इस काम को समझ सकें या एंट्री लेवल पे इन चीजों को हैंडल कर सकें। दूसरी बात यह कि आपके पास एक सर्टिफिकेशन होती है, तो मार्केट में एंटर होना आपके लिए एजाइल फील्ड में निस्बतन आसान हो जाता है। इसके बाद एडवांस लेवल्स भी हैं। वैसे तो बाय द वे जितनी भी स्क्रम की सर्टिफिकेशंस हैं वो सब यही लेवल है, ये इसका यही वाला लेवल है। जो बात आपको ACP में पढ़ाई जाती है वो स्क्रम मास्टर में पढ़ाई जाती है। मुख्तलिफ स्क्रम मास्टर की सर्टिफिकेशंस हैं, वो उतना ही है, लेकिन इसके एडवांस लेवल्स भी हैं। हर बॉडी कई सर्टिफिकेशन देती है। शुरू की स्क्रम मास्टर की है, स्क्रम डेवलपर की अलग है, स्क्रम प्रोडक्ट ओनर की अलग है। PMI ने इन सबको समराइज करके एक में डाल दिया। यू आर नाउ इंट्रोड्यूस्ड टू एवरीथिंग एंड यू कैन एंटर इनटू इट। फिर PMI ने एक, जैसे मैंने कहा कि एक एडवांस्ड बॉडी अपनी खरीद ली है। एक नई मेथोडोलॉजी है, डिसिप्लिन्ड एजाइल उसे कहते हैं। PMI हैज बॉट दैट कंपनी, और उसकी प्रोफेशनल सर्टिफिकेशन जो है एडवांस लेवल की 6 सर्टिफिकेशन हैं, वो अब PMI ऑफर कर रहा है, और उनका अपना एक स्टैंडर्ड भी है या किताब भी है, गाइड है। अच्छा जी, तो एजाइल प्रोजेक्ट मैनेजमेंट की ये एक अप्रोच है एजाइल जो है, और इसकी फिलॉसफी क्या है ये आप उनकी देख सकते हैं। बात ये जी, एजाइल में कई किस्म के तरीके इस्तेमाल होते हैं। इसके अंदर मेथोडोलॉजीज में स्क्रम भी है, एक्सट्रीम प्रोग्रामिंग भी है, लीन जो मैंने जिक्र किया वो भी है, टेस्ट ड्रिवन डेवलपमेंट भी है, और बहुत कुछ है। क्रिस्टल भी एक चीज है, और बहुत कुछ है। ये जितनी भी चीजें हैं ये जरूरी नहीं है कि अलग अलग मेथोडोलॉजीज के तौर पे इस्तेमाल हो। हम स्क्रम अब इतना एडवांस हो गया है कि तकरीबन लीन भी स्क्रम के अंदर आ गया है, और भी बहुत सी चीजें, स्केलिंग भी आ गई है। तो इसका मतलब है कि बहुत सी चीजें उसके अंदर एड अप होती रहती हैं। तो आपको ये देखना है कि मार्केट में कौन सी मेथोडोलॉजी कैसे चल रही है। फिर जनाब एजाइल मैनिफेस्टो जो मैं आपसे डिस्कस कर चुका हूं, हिस्ट्री इसकी जो यहाँ पे डिस्कस उसने की है, वो कहते हैं बाय डिवाइडिंग प्रोडक्शन इनटू स्मॉल कंपोनेंट्स, छोटे छोटे इटरेशंस में, दैट कुड बी सिंपली एंड रैपिडली डेवलप्ड एंड टेस्टेड, मॉडिफिकेशन कुड बी मेड विदाउट हैविंग टू वेट फॉर द एंड प्रोडक्ट। मतलब एंड प्रोडक्ट तक इंतजार करना पड़ेगा जी, चीज है कि नहीं है। तो अब आप उसके पुर्जे बनाए जा रहे हैं, डिलीवर किए जा रहे हैं, अप्रूव कराए जा रहे हैं, एक्सेप्टेंस कराए जा रहे हैं। तो इसका मतलब है कि आपके ऊपर से ये बोझ उतर रहा है। जैसे आप कहते हैं ना कि मैंने पार्ट 1 पास कर लिया, तो इसी तरह से जो काम कर लिया उसको रीएड्रेस नहीं करना पड़ेगा। कभी ऐसा नहीं हो सकता कि एक जो कि आइटरेशन हो चुकी है कोई ये कहे कि ये दोबारा करो। जब वो हो चुकी है और अप्रूव हो चुकी है, उसको दोबारा नहीं किया जा सकता। हाँ, अगर कोई मसले मसाइल हैं तो उसकी नई रिक्वायरमेंट्स का नया आइटरेशन शुरू किया जा सकता है आगे चलकर, तो वो हम कर लेंगे, वो हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। जितनी दफा कहेंगे हम उसमें तब्दीलियां कर देंगे। Now agile methods are utilized
in a variety of industries beyond software development such as telecommunication. सबसे ज्यादा टेलीकम्युनिकेशन में सॉफ्टवेयर के बाद इनको सबसे ज्यादा अवेयरनेस है, और शायद उसकी एक वजह ये भी है कि ये पार्शली सॉफ्टवेयर ही को हैंडल करते हैं ज्यादातर, नेटवर्किंग सॉफ्टवेयर ये वो, तो उस हवाले से इनको ज्यादा समझ है कि सॉफ्टवेयर को इस्तेमाल किया जाए। फिर एरोस्पेस है, कंस्ट्रक्शन है, सब लोग आप ये देख लीजिएगा अभी चंद सालों में एवरीबॉडी विल बी एजाइल। फिर एजाइल प्रिंसिपल्स भी मैं आपको बता चुका हूं, उसकी भी मैं बहस नहीं करना चाहता। सर्टिफिकेशन जो एजाइल की है उसका नाम है एजाइल सर्टिफाइड प्रोफेशनल, और इस सर्टिफिकेशन के अंदर आपको जब पीएमआई की वेबसाइट पे जाएंगे तो इसकी हैंडबुक मौजूद है। दो चीजें आपने डाउनलोड कर लेनी है, एक पीएमआई एजाइल सर्टिफिकेशन प्रैक्टिशनर की हैंडबुक जिसके अंदर पूरा प्रोसीजर दिया हुआ है अप्लाई करने का इस सर्टिफिकेशन को, और उसको क्या क्राइटेरिया है, क्या हिसाब किताब है, और आगे जब ये आप कर लेंगे तो उसको रिटेन कैसे करना है। और जो इसका सिलेबस है वो सारा एग्जामिनेशन कंटेंट आउटलाइन में दिया हुआ है, और मतलब हम जो आपको ट्रेनिंग करवाएंगे वो परफेक्टली आपको इसके लिए तैयार करवाएंगे, और मैं ये समझता हूं कि 100% यू विल बी एबल टू क्वालिफाई दिस एग्जाम। मतलब मुझे कोई शक नहीं है कि आपको कोई बात मैं समझा नहीं पाऊंगा, और इंशाल्लाह आप लाजमी तौर पे एसीबी की सर्टिफिकेशन कर लें। ये करें, उसके बाद देखते हैं कि आगे आपने क्या पाथ लेना है, बल्कि पूरी आपकी जो कहते हैं ना कि आपकी ग्रूमिंग जो है या आपका जो फ्यूचर ट्रैक है कैरियर पाथ का, वो उसके लिए आप मेंटरिंग लिया करें लोगों से। वी आर रेडी टू हेल्प यू कि आपको आगे क्या करना चाहिए, कैसे करना चाहिए, ट्रेंड क्या है, क्या हिसाब किताब है, पैसे कहाँ ज्यादा मिलेंगे, थिंग्स लाइक दैट। तो उस हिसाब से आपको थोड़ा अवेयर होना चाहिए। फिर खास तौर पे वो औकात जैसे अभी है कि जहां हम बहुत ज्यादा कोविड है और ये वो है, तो ये वो टाइम होता है जब आप सीखने का काम करते हैं, तो सीखें, इस टाइम को अवेल करें। अच्छा जी, सर्टिफिकेशन बेनिफिट्स खैर डेमोन्स्ट्रेट टू एम्प्लॉयर देयर लेवल ऑफ प्रोफेशनलिज्म। जब आप ये टर्म समझ जाएंगे, सारा कुछ कर चुकेंगे, तो अगले को आप अपनी ऑर्गेनाइजेशन में जब जाएंगे तो उनको आपके नॉलेज का एहसास होगा, आपके प्रोफेशनलिज्म का एहसास होगा। इंक्रीज देयर प्रोफेशनल वर्सटैलिटी इन प्रोजेक्ट मैनेजमेंट टूल्स एंड टेक्निक्स। अब अगलों को जाके समझाएंगे, सिखाएंगे, और अल्टीमेटली ये कल्चर जो कि जरूरी है और आ रहा है उसमें आप प्राइम मूवर्स बन जाएंगे। इस सर्टिफिकेशन को करने के लिए आपके लिए कोई बहुत ज्यादा तालीमी मेयार नहीं चाहिए कि आपने कोई डिग्री भी की हो, ग्रेजुएशन भी रिक्वायर्ड नहीं है। सेकेंडरी डिग्री हो, मतलब ग्रेजुएशन कहते हैं 16 साल की तालीम को, अगर आपके पास वो भी ना हो तो भी आप एसीबी का एग्जाम दे सकते हैं। आप हाई स्कूल डिप्लोमा टाइप, मतलब 12 ग्रेड अगर आपने पढ़े हुए हैं, 12 से या 12 से ज्यादा वटेवर, तो यू आर गुड टू गो। इसमें आपको तजर्बा कितना चाहिए? आपको 2000 घंटे या 12 महीने वर्किंग ऑन प्रोजेक्ट टीम्स मस्ट हैव बीन अर्नड इन लास्ट 5 years। क्या कहा? पिछले 5 साल के दौरान कम अज कम 2000 घंटे का तजर्बा हो। पीएमपी अगर आपने किया हुआ है या पीजीएमपी किया हुआ है तो ये वाली रिक्वायरमेंट आपकी वेव ऑफ हो जाएगी। मतलब वो तो वैसे ही उसका इतना तजर्बा होता है पीएमपी पीजीएमपी का। तो ये है प्रोजेक्ट मैनेजमेंट का एक्सपीरियंस। एजाइल का नहीं पूछा, प्रोजेक्ट मैनेजमेंट का कम से कम 2000 घंटे का एक्सपीरियंस होना जरूरी है। इसका मतलब है कि ये आपको एक शो करना पड़ेगा, और उसके ऑन टॉप ऑफ दैट आपको एजाइल का भी प्रोजेक्ट एक्सपीरियंस शो करना पड़ेगा। ये कम से कम 1500 घंटे, 8 महीने कम से कम आपने काम किया हो ऑन प्रोजेक्ट टीम यूजिंग एजाइल मेथोडोलॉजी। ठीक है जी, जो लोग आप में से कर रहे हैं वो समझेंगे कि हम किस तरह से इस चीज को प्रैक्टिस करते हैं। दिस एक्सपीरियंस मस्ट हैव बीन अर्नड इन द लास्ट 3 years। तो मतलब पिछले 3 साल के दौरान आपने एजाइल पे 8 महीने काम किया हो, 1500 घंटे आपसे काउंट कर सकते हो, तो इट इज ओके। These hours are in addition to the 2000 hours। तो 2000 ये और 1500 ये, 3500 का टोटल आपने एक्सपीरियंस शो करना है। इसके अलावा आपने 21 घंटे की ट्रेनिंग कहीं से लेनी है प्रोजेक्ट ये एजाइल की। ये जो ट्रेनिंग हम करवा रहे हैं, हम आपको 21 कॉन्ट्रैक्ट आवर्स देंगे। अगर आप
आपकी ये एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया आप पूरा करते हैं, तो व्हाई नॉट, देन यू शुड बी अपीयरिंग फॉर एसीपी एग्जाम। सर्टिफिकेशन प्रोसेस जो है, इसकी एप्लीकेशन आप सबमिट करते हैं ऑनलाइन। वो उसका पूरा प्रोसेस है कि ऑनलाइन में आप एप्लीकेशन थोड़ी थोड़ी करके भरते रहते हैं, सेव करते रहते हैं, और जब कंप्लीट होती है तो सबमिट करते हैं। 90 दिन के अंदर अंदर आपने अपनी एप्लीकेशन कंप्लीट करनी होती है, लेकिन होने को तो 4-5 दिन में हो जाती है, लेकिन ये आपकी एप्लीकेशन जब एक दफा खुलती है तो 90 दिन तक खुली रखते हैं। उसके बाद एप्लीकेशन कंप्लीटनेस का रिव्यू आपको 10-1 दिन के अंदर मिल जाता है कि आपकी एप्लीकेशन हमें मौसूल हो गई है, मुकम्मल है। अब ये नहीं है कि अप्रूव हो गई है, मुकम्मल है, कोई कॉलम खाली नहीं है, हमें आपसे कोई सवाल नहीं पूछना। तो अब हम आपको बताएंगे, फिर वो बताएंगे आपको कि अब आप पेमेंट कर दें, फिर आप उसकी फीस जमा करवा देंगे। उसके 5 से 7 दिन के अंदर अंदर वो आपको बता देंगे कि आपको आपके जो एप्लीकेशन है उसका ऑडिट होगा कि नहीं होगा। अगर तो ऑडिट होगा तो फिर वो आपको कुछ ट्रांसक्रिप्ट्स भेजेंगे, जो कि आपने अपने एक्सपीरियंस में जो चीजें लिखी हुई हैं उन्हीं लोगों के पास जाके उनसे आपको वो कागजात साइन करवा के सील बंद लिफाफों में पैक करके भेजने पड़ेंगे पीएमआई को। और पीएमआई जो है फिर आपके ऑडिट पैकेज को रिव्यू करेगी, और अगर अप्रूव कर दिया तो फिर आपको एक लेटर आ जाएगा मजीद कोई 5 से 7 दिन के अंदर। उसके अंदर आपको वो परमिशन दे देंगे कि अब आप 1 साल की मुद्दत देंगे, इस 1 साल में आपकी एलिजिबिलिटी है, आप किसी भी वक्त एग्जाम दे सकते हैं। इस साल में आप एग्जाम दे देंगे। अगर आपने एग्जाम पास कर लिया तो आपको सर्टिफिकेशन मिल जाएगी, अपने नाम के साथ पीएमआई एसीपी लिख सकेंगे, और इस साल के अंदर ही आपने ये एग्जाम देना है, लेट नहीं कर सकते। अगर खुदा ना खास्ता, उम्मीद तो कोई नहीं है कि इसे कोई पास करे फेल करेगा, अगर खुदा ना खास्ता फेल भी होता है तो आप 2 दफा और ट्राई कर सकते हैं, थोड़ी सी फीस देके। पूरी फीस नहीं देनी होगी, फिर थोड़ी सी फीस देके आप दोबारा ट्राई कर सकते हैं, तीसरी दफा कर सकते हैं। ये जो 1 साल की एलिजिबिलिटी है, इसमें आप 3 अटेम्प्ट्स ही कर सकते हैं, इससे ज्यादा नहीं कर सकते। सर्टिफिकेशन साइकिल आपका 3 साल का होगा। जब आप सर्टिफिकेशन पास हो जाएगी तो आपको 3 साल के लिए एसीपी आप बन गए। अब 3 साल में आपने उसको अपडेट करना है। अपडेट करने का तरीका ये होता है कि 30 प्रोफेशनल डेवलपमेंट यूनिट्स आपने एक्वायर करने होते हैं 3 साल के एंड तक, और वो क्लेम करने होते हैं। $60 गालिबन इसकी फीस है, वो पे करके आप 3 साल बाद इसको रिन्यू करवा सकते हैं। तो ये हर 3 साल बाद आपको ये करना पड़ेगा। अगर आप रिन्यू नहीं कराएंगे तो आपकी सर्टिफिकेशन सस्पेंड कर दी जाएगी, और सस्पेंशन 1 साल के पीरियड के लिए होगी। 4था साल आप सस्पेंड रहेंगे, लेकिन आपको एक चांस दिया जाएगा कि अभी भी वो पीडीयू जो रह गए थे पूरे कर लें और अपनी सर्टिफिकेशन वापस ले लें। अगर आप कर लेते हैं तो बहुत अच्छी बात, आपका रिन्यूअल हो जाएगा, लेकिन रिन्यूअल वो बैक डेट से होगा जिस तारीख को पिछला साइकिल खत्म हुआ था। ये ना समझिए कि 1 साल ये मुफ्त में मिल गया आपको, तो आपको साइकिल वहीं से शुरू होगा। तो अगर आपने इस 1 साल को भी यूटिलाइज ना किया तो आपकी सर्टिफिकेशन मुकम्मल तौर पे एक्सपायर हो जाएगी, और दोबारा करने के लिए आपको दोबारा एग्जाम देना पड़ेगा। तो ये जनाब की डोमेन्स हैं, इसमें दी हुई हैं आपकी कंटेंट आउटलाइन में, बाकायदा उसमें लिखा हुआ है कि क्या क्या चीजें आपको आनी चाहिए। ये दरअसल आपके एग्जाम जो बनाने वाले लोग हैं वो इस किताब को देख के एग्जाम बनाते हैं। इसको, ये आपका सिलेबस है, एग्जामिनेशन कंटेंट आउटलाइन। अदरवाइज आपको रेफरेंस मटेरियल है जो आप पढ़ सकते हैं, आप डाउनलोड कर सकते हैं पीएमआई की वेबसाइट से। उसके अंदर आपको एजाइल की प्रैक्टिशनर गाइड पढ़नी होगी, पीएमबीओ के पढ़नी होगी, और इसके अलावा कुछ 1-2 और रेफरेंसेस हैं जो आप पढ़ सकते हैं। पीएमआई की जो दूसरी सर्टिफिकेशन है, जो दूसरा मेन बड़ी वाली सर्टिफिकेशन आ रही है, वो है डिसिप्लिन्ड एजाइल। डिसिप्लिन्ड एजाइल के नाम से एक मेथोडोलॉजी डेवलप हुई है लेटली, और जितनी भी मेथोडोलॉजीज एग्जिस्ट करती हैं ये उनमें से आला दर्जे पे है। पीएमआई ने पूरी कंपनी खरीद ली। डिसिप्लिन्ड एजाइल इज नाउ ओन्ड बाय पीएमआई। डिसिप्लिन्ड एजाइल का मैं ज्यादा तफसील में नहीं जाऊंगा, लेकिन ये एक जबरदस्त टूल है। ये फ्रेमवर्क नहीं, मतलब मजे की बात ये है कि ये कोई मेथोडोलॉजी एज सच नहीं है, ये एक फ्रेमवर्क से भी ऊपर की चीज है। और आप चाहें तो इसके अंदर ही स्क्रम करें, अंदर ही लीन करें,
अंदर ही कोई भी मेथोडोलॉजी आप इस्तेमाल कर लें, लेकिन ये आपको एक मुहज़्ज़ब तरीके के साथ चीजों को स्ट्रीमलाइन करने का मौका देती है और आप ज्यादा बेहतर तरीके के साथ इन चीजों को हैंडल कर सकते हैं। तो इनका पूरा फ्रेमवर्क है इसका डिसिप्लिन एजाइल का, जो कि पहले इसको डिसिप्लिन एजाइल डिलीवरी कहते थे, लेकिन जो जो उन्होंने फ्रेमवर्क अपना एक्सपैंड किया उन्होंने डिलीवरी का लफ्ज निकाल दिया, क्योंकि अब वो डिसिप्लिन एजाइल 4.0 पे हैं और इसके अंदर वो ये कहते हैं कि हम उस डिलीवरी खाली छोटे लेवल की बात है, हम डिलीवरी से आगे की बात भी करते हैं। ये जनाब इनकी किताब है चूज योर वाओ। और बल्कि मैं आपको ये भी इधर बताता ही चलूं कि आज क्या तारीख है, आज गालिबन 16 है। कल से मैं एक और काम भी करता हूं, मैं वो बुक नरेशंस भी करता हूं, अगर किसी को पता हो तो मैं कल से इस किताब की बुक नरेशन शुरू कर रहा हूँ। एक घंटा रोज रात को 10:30 से 11:30 मैं ये किताब पढ़ पढ़ के सुनाऊंगा और ये 400 सफ़े की किताब तकरीबन 1 महीने में पूरी हो जाएगी। तो अगर आप में से कोई इंटरेस्टेड हो तो वो मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं, मैं आपको उसका लिंक भेज दूंगा, आप उसमें फ्री है वो, आप आ सकते हैं, आके सुन सकते हैं किताब को। तो मेरा ख्याल है कि ये एक नई चीज है और हर किसी को आप पता होना चाहिए कि ये क्या है। तो मैं भी सीखना चाहता हूँ, आप भी सीखें, तो इस तरीके के साथ हम इस किताब को पढ़ेंगे। ये जनाब इनका 4 लेयर्ड मैकेनिज्म है डिसिप्लिन एजाइल का। इसमें जो डिसिप्लिन एजाइल डिलीवरी है वो बिल्कुल इसके अब छोटा पार्ट रह गया है। उसके ऊपर डिसिप्लिन डेवऑप्स है, फिर डिसिप्लिन एजाइल आईटी है, फिर उसके बाहर डिसिप्लिन एजाइल की एंटरप्राइज है, जिसको मैंने जिक्र किया था ना कि ऑर्गेनाइजेशनल एजिलिटी, ये उस लेवल तक गए हैं जो कि बड़ी अच्छी प्रैक्टिस है। ये वो उसके जो डिफरेंट वो चीजें हैं। अच्छा, ये सर्टिफिकेशन देख लीजिए, ये 6 सर्टिफिकेशन हैं इनकी। डिसिप्लिन एजाइलिस्ट है, डिसिप्लिन एजाइल लीन स्क्रम मास्टर, डिसिप्लिन एजाइल लीन स्क्रम मास्टर। आप अंदाजा कीजिए कि एक आम स्क्रम मास्टर से ये कितना बेहतर होगा। फिर सर्टिफाइड एजाइलिस्ट भी है, सर्टिफाइड डिसिप्लिन एजाइल कोच भी है, प्रैक्टिशनर भी है, इंस्ट्रक्टर भी है, और ये 6 सर्टिफिकेशन की एग्जिस्ट करती है। फिर एक और जो इस वक्त मार्केट में बहुत पॉपुलर है वो सेफ है, इसको स्केल्ड एजाइल कहते हैं। ये भी डिसिप्लिन एजाइल ही की तरह, जैसे उसने डिफरेंट लेवल्स के ऊपर के प्रोजेक्ट्स कैसे किए जाएं, प्रोग्राम्स करने की डिफरेंट उसने एक लेवल बना दिया, पोर्टफोलियो का तो मतलब स्केलिंग अप की हुई है। तो इन्होंने सेफ वालों ने भी एग्जैक्टली वही काम किया हुआ है, बल्कि काफी ज्यादा तफसील के साथ इन्होंने उसकी वो चीज बनाई हुई है। और वो मैं आपको दिखा देता हूँ, ये जो है आपके सामने स्क्रीन पे, ये एक, ये आप नीचे देखें, निचला पोर्शन टीम है, ये स्क्रम टीम है। स्क्रम टीम के ऊपर ये प्रोग्राम लेवल का एडमिनिस्ट्रेशन हो तो ऐसे होगी, अगर लार्ज सोल्यूशन हो तो ऐसे होगा, वो उसके ऊपर जुड़ता जाता है, और अगर पोर्टफोलियो हो तो ऐसे जुड़ता है। तो पूरी ऑर्गेनाइजेशन का एक एजाइल सिस्टम इन्होंने डिजाइन किया हुआ है, और इसकी इनकी अपनी सर्टिफिकेशन है, वो बहुत सी सर्टिफिकेशन है, 13 सर्टिफिकेशन है। इसमें भी आप देखिए, सर्टिफाइड सेफ एजाइलिस्ट, सर्टिफाइड सेफ प्रैक्टिशनर, सर्टिफाइड सेफ स्क्रम मास्टर, फिर एडवांस स्क्रम मास्टर, फिर प्रोडक्ट ओनर, फिर प्रोडक्ट मैनेजर, फिर रिलीज ट्रेन इंजीनियर, प्रोग्राम कंसल्टेंट, डेवऑप्स प्रैक्टिशनर, गवर्नमेंट प्रैक्टिशनर, एजाइल सॉफ्टवेयर इंजीनियर, आर्किटेक्ट, लीन पोर्टफोलियो मैनेजर, एजाइल प्रोडक्ट मैनेजर। तो मतलब ये बहुत से लेवल्स हैं जिसको आप यहां से कर सकते हैं। लेकिन आप यकीन कीजिए कि हर एक सर्टिफिकेशन इतनी महंगी है कि आपकी तबीयत साफ हो जाएगी। मतलब इनकी ट्रेनिंग ही इतनी महंगी है, सर्टिफिकेशन इतनी महंगी है, बट नेचुरली आपको अपना पाथ खुद सिलेक्ट करना है कि मैंने किस डायमेंशन में जाना है। एक दोस्त थे, वो आए, उन्होंने कहा जी कि मैं ये करना चाहता हूँ। मैंने कहा आप पैसे खर्च करना क्यों चाहते हैं? उन्होंने कहा जी मुझे जो जॉब ऑफर हो रही है वो सेफ मांग रहे हैं, तो मुझे करना पड़ेगा। ठीक है, आपकी मजबूरी है, आप करें। मैं पसंद करता हूँ, सेफ बहुत अच्छा है, डिसिप्लिन एजाइल भी बहुत अच्छा है। मसला ये है कि मैं क्यों नहीं कर सकता, क्योंकि मेरी कोई ऐसी मजबूरी नहीं है कि मैं इसको अभी पैसे खर्च करूं इसके लिए। तो अगर आप समझते हैं कि आपको मार्केट में हॉट रहना है और आपको चीजें करनी है तो जरूर करें। तो ये जनाब इसका भी हो गया। स्क्रम अलायंस बहुत पॉपुलर है, ये सिंपल स्क्रम है,
मगर ये काफी पॉपुलर है क्योंकि ये जो फाउंडिंग मेंबर्स थे इन्होंने scrum.org और स्क्रम अलायंस इन्होंने बनाई थी। वो फिर उनमें थोड़ा सा झगड़ा हो गया, तो ये दो पार्टियां अलग हो गई। तो स्क्रम अलायंस इस वक्त मार्केट में पॉपुलर ज्यादा है लेकिन महंगी है। इसकी है सर्टिफाइड स्क्रम मास्टर है, सर्टिफाइड स्क्रम डेवलपर है, सर्टिफाइड स्क्रम प्रोडक्ट ओनर है, फिर इस तरह से एडवांस सर्टिफिकेशन भी हैं, सर्टिफाइड स्क्रम प्रोफेशनल भी है, प्रोफेशनल स्क्रम मास्टर है, प्रोफेशनल प्रोडक्ट ओनर है। तो ये इनकी 9 सर्टिफिकेशंस इनकी हैं। और ये इसके अलावा ये 3 वो कोच लेवल की हैं, ट्रेनर की। सर्टिफाइड टीम कोच है, एंटरप्राइज कोच है और स्क्रम ट्रेनर है। फिर जनाब 1 मिनट जी, जरा ये मैं देख लूं कहां अटक गया है। scrum.org है, ये असल में स्क्रम अलायंस और ये इकट्ठे शुरू हुए थे, या यूं कहना चाहिए कि स्क्रम ऑर्ग पहले शुरू हुआ था। आई एम सॉरी जी, ये मेरा ख्याल है कि प्रेजेंटेशन को कुछ प्रॉब्लम हो गया है और वो बंद हो गई है। लेट मी चेक कि मैं इसका क्या कर सकता हूं। होल्ड कीजिएगा जी। अच्छा, शेयर कहाँ था? ये शेयर कि मेरा ख्याल है आपकी स्क्रीन पे अपीयर हो गया होगा। scrum.org, scrum.org की उन्होंने अपनी एक किताब बनाई हुई है, स्क्रम गाइड। अच्छी चीज है, ये जबरदस्त है, लेकिन इसकी भी कीमत थोड़ी ज्यादा है। लेकिन इसका फायदा ये है कि ये वाली सर्टिफिकेशन ऑनलाइन भी हो जाती है, लेकिन पैसे बहुत मांगते हैं। इनकी जो सर्टिफिकेशन है वो शुरू होती है प्रोफेशनल स्क्रम फाउंडेशन, प्रोफेशनल स्क्रम डेवलपर, प्रोफेशनल स्क्रम प्रोडक्ट ओनर, मास्टर 2 और इसी तरह स्क्रम मास्टर वगैरह। तो ये इनकी काफी सारी सर्टिफिकेशन की है। फिर एक बॉडी है जो कि चीप है, काफी मतलब निस्बतन चीप है, ये स्क्रम स्टडी है। इनकी अच्छी बात ये है कि इनकी किताब बड़ी जामे है, अ गाइड टू द स्क्रम बॉडी ऑफ नॉलेज। और ये काफी मतलब जैसे PMBOK के बनी हुई है, इस तरह इन्होंने ये किताब बनाई हुई है। लेकिन इसके खिलाफ एक छोटा सा पॉइंट ये हो सकता है कि जब इतनी रिस्ट्रिक्टिव प्रोसेसेस बन जाएंगी तो लोगों को शक होता है कि ये फिर एजाइल कैसे होगा। लेकिन एनीवेज वो तो समझ की बात है कि आप कैसे उसे इंटरप्रेट करते हैं, लेकिन ये अच्छी सर्टिफिकेशन है। और इसकी अंदर स्क्रम फंडामेंटल सर्टिफाइड है, स्क्रम डेवलपर सर्टिफाइड है, मास्टर है और बहुत सी सर्टिफिकेशन है, प्रोडक्ट ओनर वगैरह वगैरह। ये इसकी 7 सर्टिफिकेशन है। फिर जनाब स्क्रम स्केल, ये नया मैंने देखा है, स्क्रम एट स्केल नई सर्टिफिकेशन है। इन्होंने भी अपनी गाइड बनाई हुई है और इन्होंने अपना एक पूरा मैकेनिज्म बनाया हुआ है। और इनकी सर्टिफिकेशंस जो हैं वो अभी मुझे पता नहीं है, एक ही सर्टिफिकेशन उन्होंने दी हुई है, सर्टिफाइड स्क्रम एट स्केल प्रैक्टिशनर। फिर स्क्रम इंस्टीट्यूट.org, इस तरह की बहुत सी निकल आई हैं, बहुत सारी सर्टिफिकेशन निकल आई हैं। तो मतलब ये देखें, इनकी 5 एक सर्टिफिकेशन इनकी भी हैं, मगर ये कोई इतना ज्यादा पॉपुलर नहीं है। ये जनाब सारी सर्टिफिकेशन और सब चीजें थी। अब आप कोई क्वेश्चन पूछना चाहते हैं तो पूछ सकते हैं। जी जनाब। सर मेरा एक क्वेश्चन आपसे। प्लीज प्लीज। सर आपकी नजर में और आपका जो तजुर्बा है माशाल्लाह से, उसको मद्देनजर रखते हुए जिस तरह के हम लोग वाटरफॉल में अभी तक फंसे हुए हैं और एक अरसे से फंसे हुए हैं, और बल्कि वाटरफॉल भी सही तरह नहीं समझे हमारे प्रोजेक्ट मैनेजर। जी हाँ बिल्कुल। तो आप भी इससे एग्री करेंगे मेरे ख्याल से। जी बिल्कुल ऐसे। तो मगर सर अब मेरा ताल्लुक तो मैकेनिकल इंजीनियरिंग से, और मेरा बैकग्राउंड प्रोजेक्ट मतलब हम प्रोजेक्ट मैनेजमेंट टेक्निकल साइड को देखते हैं। तो सॉफ्टवेयर इंडस्ट्री में तो एजाइल बहुत कॉमन चीज है। आप क्या समझते हैं कि हम लोगों की जो बजटिंग होती है, जो हम लोगों के स्केड्यूल्स होते हैं, क्या वो हमें इजाजत देंगे कि हम एजाइल की तरफ हों? और हमारा एक माइंडसेट जो बना हुआ है, टिपिकल माइंडसेट प्रोजेक्ट मैनेजर का, कि वो बस हमारा स्पॉन्सर, हमारा प्रोजेक्ट मैनेजर हर चीज को बहुत ज्यादा वो ओन करना चाहते हैं,
और इस तरह से आप क्या समझते हैं कितने साल लगेंगे अभी मिडिल ईस्ट और पाकिस्तान और देखिए एशिया रीजन को? बात ये जी कि चीजें बहुत तेजी से चेंज हो रही हैं और आपके जो स्क्रम जो आपके बॉसेस हैं और वो ये सब लोग आहिस्ता आहिस्ता पहले आप लोगों को ट्रेनिंग करवाएंगे फिर खुद भी करेंगे। ये माइंडसेट चेंज होना है, हो सकता है थोड़ा सा टाइम लग जाए, 1-2 साल लग जाए, लेकिन ये वक्त है जब आप ये स्किल हासिल कर सकते हैं और अपनी कंपनी में प्राइम मूवर बन सकते हैं। मतलब फिर आपसे लोग पूछेंगे ना कि अच्छा यार फिर क्या करें अभी, ठीक है जी। तो आपके लिए मैं रिकमेंड यही करूंगा कि आप इसको सर्टिफिकेशन को करें और उसके बाद आप देखें कि आप इसको किस तरह से इस्तेमाल कर सकते हैं। आपको अगर आप सॉफ्टवेयर इंडस्ट्री से नहीं है तो आप डायरेक्टली तो यूज नहीं कर सकेंगे, लेकिन आपके दिमाग को वुसअत जरूर मिलेगी और आपको एक एज हासिल हो जाएगा अपनी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर। तो इस हवाले से अच्छा सर, लिटरली वैसे मैं आपको यहाँ पे एक स्पेशली आपको प्रेज भी करूंगा। कुछ लोग हैं ना जैसे इंडस्ट्री में जिस तरह से आप हैं, जी जी सही है, एक और नाम मैं ले लेता हूँ, सही है, असदुल्ला चौधरी, सही है। जी यकीन माने कि लोग आपके हवाले देता है कि यार हमने इनके मुंह से सुना है एजाइल का वर्ड, हमें तो पता ही नहीं था एजाइल होता क्या है। मैंने कहा यार फिर तो आप मतलब बिल्कुल पढ़ते ही नहीं है कुछ इसका मतलब। तो उन्होंने फिर आप लोगों के नाम लिए बाकायदा। मैंने कहा नहीं, एजाइल के को इंट्रोड्यूस ये टेक्निकल इंडस्ट्री में जरूर करवा रहा है, लेकिन एजाइल सॉफ्टवेयर इंडस्ट्री में बहुत अरसे से जो सुहेल साहब बता रहे हैं बल्कि करवा रहे हैं। बिल्कुल बिल्कुल, वो बस चलता रहता है जी, ये तो नॉर्मल बात है, कोई मसला नहीं है। अच्छा जी, और एक क्वेश्चन सर आपसे और है सर कि जी, जी। जैसे एसीपी की इस एग्जाम में पार्टिसिपेट करने के लिए एजाइल एक्सपीरियंस होना चाहिए 8 मंथ्स वाला, जी वो जी कैसे जी लाएंगे सर? ओके, बात ये थी कि अगर तो आप थोड़ा बहुत अपने सॉफ्टवेयर वाले तो बड़े आराम से ले आते हैं, उनके पास तो होता ही है, लेकिन अदरवाइज आप अगर वो प्रिंसिपल्स जो मैंने आपको पढ़ाए हैं आप उनकी इम्प्लीमेंटेशन को देखें कि किसी शक्ल में आप उन्हें इम्प्लीमेंट कर रहे हैं, भले एजाइल ना किया हो। देखें जब हमने प्रोजेक्ट मैनेजमेंट पीएमपी किया था ना, तो पीएमबीओके के मुताबिक काम पाकिस्तान में नहीं होता था। उस वक्त हमने पीएमबीओके को ट्रांसलेट किया कि इनमें से कौन कौन सी प्रैक्टिसेस हम किस और शक्ल में कर रहे हैं, और उस शक्ल को फिर हमने अपने एक्सपीरियंस में काउंट किया। इस तरह से आप कर सकते हैं कि आप ये देखें कि एजिलिटी कहाँ आ रही है, सर्वेंट लीडरशिप कहाँ इस्तेमाल हो रही है, और इस तरह से ऑब्जर्व करके आप थोड़ा बहुत अपने एक्सपीरियंस को कन्वर्ट कर सकते हैं। और मेरा ख्याल है 8 महीने का एक्सपीरियंस निकालना कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, निकल आएगा। क्या ख्याल है आपका? नहीं सर बिल्कुल ठीक है। इनफैक्ट आई मस्ट एडमिट के आई एम अम्यूज्ड टू द कोर। मेरा ताल्लुक कंसल्टिंग फर्म से है। जी आई एम अ पार्टनर इन द कंपनी। हम कराची के अंदर ऑपरेट कर रहे हैं, लाहौर में भी एक ऑफिस है। अच्छा, ये जितना सर आपने मैनिफेस्टो बताया, वन वे और द अदर मुझे लगता है मैं काफी हद तक इसको इम्प्लीमेंट कर रहा था अननोइंगली कि ये कोई चीज एग्जिस्ट करती है। बिल्कुल और बिल्कुल। मुझे लगता था कि आई थिंक आई एम ऑपरेटिंग इन एन अनप्रोफेशनल मैनर, क्योंकि हाँ मैं हाँ, बहुत ज्यादा कस्टमर ओरिएंटेड हूँ बाय नेचर। सही है। लेकिन आई एम एक्चुअली अम्यूज्ड कि दिस इज समथिंग जो इम्प्लीमेंट हो जाएगी और इट्स वेरी मच नियर टू कॉमन सेंस कि आपको बिल्कुल, काम करना है तो आप कस्टमर को फैसिलिटेट करोगे। जी हाँ जी हाँ जी हाँ, बिल्कुल ऐसा ही है। तो ठीक है सर, थैंक यू। मोस्ट वेलकम जी। कोई और क्वेश्चन जनाब? मेरा एक क्वेश्चन है सर। जी जी अच्छा, मैंने आपसे पता करना है, थैंक यू वेरी मच, बड़ी अच्छा आपका सेशन है, बहुत चीज़ें पता चली और वो नरेशन वाले के अंदर भी हमने ऑप्ट इन कर ली है। वी लुक फॉरवर्ड। सर ये बताइएगा कि ये आपकी जो सर्टिफिकेशंस है इसमें एक पूरा समंदर सर्टिफिकेशंस का है जो आपने डिस्कस भी किया, शेयर भी किया, और जी आपने एक के बारे में ज़्यादा भी बताया। मैं इंटरेस्टेड हूँ कि जो इनमें से कोई सर्टिफिकेशन है जो सपोर्ट करे चेंज मैनेजमेंट का, जो आजकल बहुत आजकल क्या है, वैसे ही एक जो एक नीड भी है बहुत ज़्यादा और अब बढ़ती चली जा रही है, तो उसको सपोर्ट करने के लिए इनमें से आपके ख्याल में सबसे सूटेबल सर्टिफिकेशन या क्विकेस्ट इजीएस्ट रूट क्या होगा, कम खर्च वाला नशीं किस्म का या आसानी से जो हो जाए? अच्छा, देखें मैं आपको ये बताऊं कि पीएमपी जो है वो बजाते खुद पूरी चेंज मैनेजमेंट है। मतलब अगर आप उसको समझें, एक इनका स्टैंडर्ड है पीएमआई का, चेंज मैनेजिंग चेंज इन ऑर्गेनाइजेशंस। वो जो उसके उसके ऊपर कोई सर्टिफिकेशन नहीं बनी हुई, लेकिन वो चीज
इस्तेमाल होती है पीएमपी में भी, प्रोजेक्ट में भी, प्रोग्राम में भी, पोर्टफोलियो में भी, ऑर्गेनाइजेशनल प्रोजेक्ट मैनेजमेंट में भी। और ये चारों चीजें पीएमपी के पहले चैप्टर के अंदर डिस्कस होती हैं, ऑल्दो बहुत एलेबोरेट नहीं होती, लेकिन ये उसमें डिस्कस होती हैं। तो इसका मतलब ये है कि प्रोजेक्ट, प्रोग्राम, पोर्टफोलियोज बेसिकली चेंज के ऊपर खड़े हुए हैं। लेकिन अगर आप कहें कि ये चेंज की सर्टिफिकेशन है, तो ये चेंज की सर्टिफिकेशन तो नहीं है, लेकिन अ वेरी गुड अंडरस्टैंडिंग जरूर आपको मिलती है। इस हवाले से एक चेंज मैनेजमेंट की सर्टिफिकेशन है, मुझे उसका, मेरे भाई ने की हुई है वो, चेंज 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 मैनेजमेंट प्रोफेशनल, गालिबन सीएमपी है, ऐसे कुछ नाम है उसका, मैं चेक करके आपको बता दूंगा। एक एसीएमपी है, एक प्रोस्की है, इस तरह की 2-3 है। एसीएमपी है, प्रोस्की वाली जो है ना वो जी। लेकिन अच्छा, ये तो इनका प्रॉब्लम ये होता है कि इसका आपको अटेंड करने के लिए वहां जाना पड़ता है। जी, वैसे मैंने अब रिसेंटली देखा था, मैंने कोविड से पहले कि यहाँ पे भी जो है ये आपको प्रोमेट्रिक वाले कुछ कहीं कहीं करा रहे थे, लेकिन अब तो सारी काया ही पलट गई। लेकिन सर इनमें इशू ये है कि ये जो एसीएमपी वाले भी हैं और जो प्रोस्की वाली भी है, ये ऑर्गेनाइजेशनल चेंज जो है उसके ऊपर ज्यादा फोकस्ड है। वही तो बात जो है जी, ये, हम भी तो ऑर्गेनाइजेशन चेंज की बात कर रहे हैं। सर ये जो जी जी, सॉरी मैं कथा कलामी, मैं जो आजकल फॉर एग्जांपल मैं तो जॉब रिक्वायरमेंट्स देख के करता हूँ ना, मेरा जो चेंज मैनेजमेंट का एक्सपीरियंस है वो है 10-12 साल का अच्छी ऑर्गेनाइजेशन के साथ इंटरनेशनली। लेकिन जो मैं आजकल देखता हूँ जॉब रिक्वायरमेंट्स का, उसके अंदर सॉफ्टवेयर फोकस्ड सिस्टम चेंज को सपोर्ट करने के लिए मतलब ITIL और आपका ये एजाइल और इसके हवाले से वो बहुत मांगते हैं। नहीं तो फिर ठीक है, फिर आप ये अपना पीएमपी और ये एजाइल की तरफ रहें, तब वो मसला उधर से सॉल्व हो जाएगा। अच्छा, तो इनमें पीएमपी और एजाइल के अंदर जो है वो मतलब आपको क्रेडिबिलिटी है इन्हीं क्रेडेंशियल्स के पॉइंट ऑफ व्यू से आपकी हो जाती है कुछ क्लियर? बिल्कुल बिल्कुल हो जाती है। बल्कि मैं तो ये समझता हूँ कि भले आप वो चेंज मैनेजमेंट की सर्टिफिकेशन करें या ना करें, मैं तो समझता हूँ कि वो सारी हम यहाँ पढ़ते हैं जी, उसी की बुनियाद पे तो खड़ा है सारा कुछ। वो कहते हैं ऑर्गेनाइजेशन में चेंज का ड्राइवर जो है वो प्रोजेक्ट है, और इस प्रोजेक्ट, प्रोग्राम और पोर्टफोलियो एक पूरा सेटअप है जिसके तहत चेंज ऑर्गेनाइजेशन में लाई जाती है। तो ये ITIL सर्टिफिकेशन जो है उसके साथ कोई इसकी का मतलब वो जो टॉपिक्स हैं उसकी जो जिस तरह आप कह रहे थे कि वो फिलॉसफी कवर करता है, हाँ। तो वो भी कोई ओवरलैप्स हैं इसके अंदर? सर डेफिनेटली है, मतलब आप देख लें प्रिंस 2 को देख लें, पीएमपी को देख लें, वो एक ही बात कर रहे हैं, वो सिर्फ थोड़ी सी मेथोडोलॉजी ओरिएंटेड जरा बातें उनकी डिफरेंट हैं जरा सी, बाकी मेन जो क्रक्स है, जो फ्रेमवर्क है, वो तो एक ही है। इसी तरह चेंज मैनेजमेंट भले आप प्रोस्की वाले से करें, आप जाके ITIL में पढ़ें, आप कहीं और से पढ़ें, बेसिक फिलॉसफी तो वही है, कोई नया ड्रामा तो कोई भी नहीं कर रहा ना। सही सही, बिल्कुल ठीक, बहुत शुक्रिया सर। मोस्ट वेलकम जी। एनीवन एल्स? अस्सलाम वालेकुम। नाम सर ये आपने प्रोफेशनल डेवलपमेंट यूनिट्स की बात की थी कि 30 होने चाहिए, तो ये हम लोग कहाँ से ऑब्टेन करते हैं? ऑनलाइन कोर्सेज के थ्रू या डिफरेंट वर्कशॉप्स वगैरह के थ्रू? बहुत से तरीके हैं जी। ये जो यूनिट्स हैं, आप कोई ट्रेनिंग कर लें, जैसे मेरे से ट्रेनिंग कर लें, किसी से ट्रेनिंग कर लें, PMI के किसी अथोराइज उससे कर लें, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, कहीं से भी कर सकते हैं। किसी यूनिवर्सिटी में कोर्स पढ़ लिया आपने, मतलब लेटेस्ट ट्रेनिंग होनी चाहिए, आई मीन समथिंग एडिंग टू योर नॉलेज, या कोई वेबिनार भी अटेंड कर लेते हैं आप, या ऑनलाइन इनके PMI के बे इंतहा लेक्चर्स पड़े हुए, 1-1 घंटे के लेक्चर्स हैं। ये projectmanagement.com की साइट पे चले जाएं आप, वहां पे फ्री पड़े हुए हैं फॉर मेंबर्स। जो PMI के मेंबर हैं वो हजारों लेक्चर्स आप उसमें शॉर्ट कर सकते हैं कि यार मुझे एजिलिटी पे चाहिए, मुझे फलानी चीज पे चाहिए, तो आप वो अपने लेक्चर सेलेक्ट करें, उनको सुने, 1-1 घंटा आपको मिलता जाएगा, तो वो आपके 30 पूरे हो जाएंगे। लेकिन आप जी इसमें लिंक्डइन लर्निंग जो है, लिंक्डइन लर्निंग और कोर्सेरा वगैरह, ये भी चीजें इसमें शामिल हैं? बिल्कुल शामिल हैं, लेकिन मैं जो projectmanagement.com बता रहा हूँ, projectmanagement.com भी PMI ओन करता है। इसका मतलब ये है कि अगर आप मेंबर हैं PMI के, आप ऑटोमेटिकली projectmanagement.com के मेंबर हो जाएंगे, और नंबर 2, आप जो भी ट्रेनिंग वहां अटेंड करेंगे वो ऑटोमेटिकली आपकी सर्टिफिकेशन में काउंट हो जाएगी, खुद ब खुद, आपको अप्लाई नहीं करना पड़ेगा।
ठीक है, इसके अलावा मेरा एक और क्वेश्चन ये है कि मैं अभी रिसेंटली लास्ट ईयर मैंने ग्रेजुएट किया है नस एज अ मैकेनिकल इंजीनियर। तो उसके बाद मैं अक्टूबर 2019 से एक प्रोजेक्ट पे काम कर रहा हूँ, लेकिन एज एन इंटर्न काम कर रहा हूँ और मेरा अभी तक 10 मंथ्स का एक्सपीरियंस हुआ है। तो मेरी पोजीशन तो प्रोजेक्ट मैनेजमेंट से रिलेटेड ही है, लेकिन क्या वो मेरा एज अ प्रोजेक्ट मैनेजमेंट का ही एक्सपीरियंस काउंट होगा, और वो एज एन अजाइल प्रोजेक्ट मैनेजमेंट की जो सर्टिफिकेशन है उसके लिए वो काफ़ी होगा जो 10 मंथ्स का एक्सपीरियंस है? एजाइल की हद तक तो ठीक है, जो दूसरा एक्सपीरियंस आपको चाहिए 2 साल का वो चाहिए तकरीबन, कितना है वो 2 साल का? 2 है ना? 2 साल का वो 2 तरह के एक्सपीरियंस हैं, एक 1 मंथ का था और एक मेरे ख्याल में एक 1 ईयर का था और एक 8 मंथ्स का था। अच्छा, एक ठीक है, हो जाएगा आपका। आपने और भी तो कोई प्रोजेक्ट किए होंगे अपनी डिग्री के दौरान, या वो भी काउंट करें, सिंपल प्रोजेक्ट मैनेजमेंट वो भी काउंट कर लें आप। ओके, हो जाएगा, ये है एंट्री लेवल, एसीपी में कोई इतना बड़ा मसला नहीं होगा। और अगर अप्लाई करना हो, जिस तरह मेरे पास तकरीबन इस वक्त 60 to 70 प्रोफेशनल डेवलपमेंट यूनिट्स होंगे, तो अगर मैं अप्लाई करना चाहता हूँ इसकी सर्टिफिकेशन के लिए, तो वो मैं इसके अंदर शामिल कर दूँ? हाँ हाँ, बिल्कुल कर सकते हैं जी जनाब। और कौन है? आपका नाम यासिर था जी? राफे सरवर। राफे। यासिर, आपका भी हाथ खड़ा है, आप पूछ सके हैं, सवाल क्या है? सर मेरी होगी आपसे बात चेंज आईटीआईएल के ऊपर, चेंज के ऊपर। हाँ, सॉरी, ये लेगेसी हैंड में इसको नहीं देखता। राइट राइट। और कौन है जी? और कोई क्वेश्चन है? लोग कम नहीं हो गए थोड़े से? थोड़े से रह गए हैं, चलें ठीक है, ओके। थक गए होंगे सर। हाँ जी, बिल्कुल बिल्कुल। हमने सेशन भी तो लंबा कर दिया ना। चलें जी, वेरी नाइस टू हैव यू। आपकी बड़ी पेशेंस है, आपने इतने सब्र के साथ सुना। अब इंशाल्लाह कोर्स में रजिस्टर हों, PMI-ACP हम शुरू करने लगे हैं, वो उसमें भी अटेंड करें, और ये बुक वाले में जरूर आइएगा, दैट इज वेरी इंटरेस्टिंग। थैंक यू वेरी मच सर, और थॉरोली एंजॉय किया हमने सेशन। और वो लिंक भी सर अगर भेज सकें बुक वाला तो विल बी ऑब्लाइज्ड। यार मुझे फिर आप व्हाट्सएप कीजिएगा सर, नंबर अपना अगर बता दें। ये जरा सारे नोट कर लें जी, 0300 854 2526। थैंक यू सर। 0300 854 2526। थैंक यू वेरी मच। हाईली अप्रिशिएटेड सर, थैंक बड़ी यू। चीजें कवर कर। बस जी, उतना थोड़ा ही टाइम था और थोड़ा टाइम भी ज्यादा ले लिया। नहीं, आपने वाले हैं तकरीबन। आपकी कुछ आवाज, कमिटमेंट। हाँ जी, थोड़ी आपकी आवाज भी और क्लियर इन सबको सर पाबंद आप सबको नहीं। मैं तो यही चाहता हूँ। चलें जी, लेट्स कॉल इट अ डे। थैंक यू वेरी मच, बहुत अच्छा आप लोगों के साथ इंटरेक्शन रहा, और अभी हम इसको क्लोज करते हैं। टेक केयर जी, खुदा हाफिज। थैंक यू, अल्लाह हाफिज। थैंक यू सर, खुदा हाफिज।